वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं महजबी नाबिर। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वैसे मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, मौसम का असर है और ऐसा होना भी बनता था क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रखते। एटलीस्ट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने तो अपना कोई ख्याल नहीं रखा और अब मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लिया, तो अब आई विल मे बी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। तो आप यकीनन अपना ख्याल रख रहे होंगे। मौसम बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और अब ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपनी आवाज़ का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। इन तमाम चीज़ों के साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंशन करती चलूँ कि आज का जो ये मेरा आउटफिट है, दैट इज़ फ्रॉम ग्रेव वुमेन। आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और उनकी रिसेंट कलेक्शन देख सकते हैं और बासानी खरीद सकते हैं। तो ग्रेव वुमेन इज़ नो डाउट अ वेरी गुड चॉइस इफ़ यू वांट समथिंग कैजुअल, इफ़ यू वांट समथिंग फैंसी। तो हर तरह के आर्टिकल्स, हर तरह की कलेक्शन इनके पास है जो कि आप बहुत ही इजीली जाके चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं दो खवातीन और एक मैं, तीन खवातीन और तीन औरतें, तीन कहानियां वंस अगेन। तो हमारे साथ सबसे पहले गेस्ट जो हमारे साथ स्टूडियो में इस सेगमेंट में मौजूद हैं, नाइमा अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बुक रीडिंग एंथुजियास्ट और स्टोरी राइटर हैं, आर्टिकल राइटर हैं, तो इनसे इस हवाले से बहुत सारी चीजें हमने जाननी हैं, बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं। पहले बताएं कि मौसम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। दिसंबर से खास आपकी अटैचमेंट है? आई लव विंटर। You love winter? Yeah, winter is my favorite season. विंटर इज हर फेवरेट सीजन। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेजॉरिटी की यही कहानी होती है। मेरी नहीं है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं खिजरा आरिफ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मेंटल हेल्थ पे तो हमने बात करनी ही करनी है। दिस इज द ओनली थिंग आई कैन नॉट इग्नोर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं माज़बीना? मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुक गुड, माशाल्लाह। You both look good. Thank you. I also look good. No doubt. अच्छा जी, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और बुक रीडिंग के हवाले से बात करना बहुत जरूरी है कि बुक रीडिंग का जो एक ट्रेंड है, जो एक अच्छी बात है, वो हमारी जिंदगियों से एलिमिनेट होती जा रही है, खत्म होती नजर आ रही है। हम किताबें नहीं पढ़ते, हमने पढ़ना छोड़ दिया है, हम टोटली ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं और जो भी तमाम चीजें हम पढ़ते हैं, गैजेट्स और सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स एंड एवरी अदर थिंग लाइक दिस। लेकिन प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करेंगे। पहले हम चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब जो कि है आज नेकी की बात। देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें क्या बात बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात मसवाक की अहमियत और इसके करने का तरीक़ाकार। वो उमूर फितरत जो अंबिया में मुस्तकिल तौर पे आज तक चले आ रहे हैं, उनमें से एक मसवाक भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बयान फरमाई। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का एक तरीका, और ये बुनियादी तौर पर मुंह की बू को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक की इतनी ताकीद फरमाई कि सहाबा कराम को यह महसूस होने लगा कि कहीं हर नमाज से पहले मिसवाक करने का हुक्म नाजिल ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते तो मसवाक फरमाते, सो के उठते तो वज़ू से पहले मसवाक करते। यानी आप कोशिश ये फरमाते थे कि मसवाक के इस अमल के ज़रिए से दांतों को साफ़ रखा जाए और ये मसवाक का अमल मुंह की मुख्तलिफ बीमारियां, जिनमें ख़ास तौर पे मुंह की बू का मसला है, वो ख़त्म हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसवाक करने का तरीका हमें मनकूल है, उसमें यह है कि जब हमने मसवाक करना है तो ये हमारी तीन उंगलियां ऊपर की तरफ होंगी और ये वाली उंगली और ये अंगूठा हम मसवाक को नीचे से पकड़ेंगे। मसवाक की लंबाई एक बालिश के बराबर होनी चाहिए और जब हमने मसवाक करनी है तो हमने दानी तरफ से शुरू करना है। पहले दाईं तरफ ऊपर की तरफ मसवाक को करेंगे और ये लंबाई की रुख पे होगा और फिर हम नीचे की तरफ करेंगे, पहले फ्रंट और उसके बाद में एंड। फिर हम बाईं तरफ की तरफ मिसवाक करेंगे और उसके बाद फिर हम सामने के दांतों को मिसवाक करेंगे और उसके बाद फिर ज़बान और तालू का भी मिसवाक किया जाएगा। मिसवाक का ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करार पाई है।
जी हमेशा की तरह आज फिर एक नई नेकी की बात हमने सीखी है और कोशिश करेंगे कि इस पर अमल भी किया जाए, क्योंकि अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब, प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं, सेगमेंट का आगाज करते हैं, देखते हैं कि आज कौन कौन सी नई नई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। कमिंग टू नाइमा अशरफ। नाइमा, क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल? But I'm currently doing my bachelor's in English from Nice. Bahauddin Zikria University. सेमेस्टर कौन सा है? Third. थर्ड सेमेस्टर। Yeah. सो यंग माशाल्लाह। तो कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स तो बेसिकली ज्यादातर Online? कोविड की वजह से ऑनलाइन कोविड की नजर हो गए। ओके। लेकिन अब थर्ड सेमेस्टर आई हैव एंजॉयड अ लॉट ड्यू टू माय फ्रेंड्स। मतलब नॉर्मली हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ. आप यूनिवर्सिटी में आए, आपको फ्रेंड्स अच्छे नहीं मिलते, हाँ. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड के वेरी बहुत गुड। अच्छे फ्रेंड्स मिले अच्छा हैं, सर्कल मिला और है। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। और क्योंकि पढ़ाई और दोस्तों के साथ साथ क्या चल रहा है? उसके साथ बुक रीडिंग चल रही है बहुत Okay. ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स पढ़ती हूँ मैं, और उससे जो है जाहिर है बहुत अच्छे डिफरेंट न्यू कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प होते हैं Very और good. डिफरेंट पॉइंट ऑफ हाँ. व्यू देखने को मिलते हैं। वो बातें जो हमें हमारा मीडिया इतना शो नहीं करा रहा होता, और डिफरेंट हम सोशल मीडिया नेटवर्क्स के थ्रू नहीं देख पाते, वो आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स हमें बुक रीडिंग के थ्रू पता चलते हैं। एग्जैक्टली वो एक्सपोजर जो हम बुक्स से गेन करते हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, आपके पूरी इस जर्नी के बारे में हम बात करते हैं और सब चीजें, तमाम चीजें हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मूविंग टू खिजरा आरिफ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आजकल जिंदगी में क्या चल रहा है? दिसंबर तो चल रहा है, इसके अलावा क्या चल रहा है? दिसंबर के खूबसूरत पेशेंट्स चल रहे हैं। असल खूबसूरत में patients, वाह। ये सीजन बहुत तरह से अच्छा है, क्योंकि इस सीजन में बहुत सारी बीमारियां इकट्ठी आती हैं। डेफिनेटली कोविड भी हाँ। इसी सीजन में बहुत ज्यादा हाँ। पॉप करता है। हाँ। इसके अलावा साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये मैं कहती हूँ कि बहुत ही रोमांटिक सीजन है उस हिसाब से, क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं कि हम अपनी बहुत सारी सुहानी यादें जो हैं, यूफोरिक मेमोरीज हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, हालांकि नहीं हो रही होती, फिर भी हम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें इस सीजन से ना एक एसोसिएशन है, बहुत ओल्ड एसोसिएशन है, जिसे हम कभी अपनी बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम शायर बन जाते हैं तो वो बड़ी एसोसिएटेड सी यूफोरिक्स है और वो बहुत मजे की होती हैं। तो मुझे इस सीजन में सबसे अच्छा ये लगता है कि मैं सीजन्स देखूं, नेटफ्लिक्स देखूं, और उसके बाद मैं ऐसे ऐसे पेशेंट्स को ऑब्जर्व करती हूँ जो इस सीजन में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे सीजनल डिप्रेशन। इस सीजन का सबसे जो है टॉप ऑफ द लिस्ट प्रॉब्लम है, या इसको आप बीमारी कह सकते हैं, ये होता है सीजनल डिप्रेशन, बहुत ज्यादा होता है। और इसके अलावा उससे रेलिवेंट जितने भी ऐसे लोग हैं जिन इस सीजन में ब्रेकअप्स ज्यादा होते हैं, और इस सीजन में जो है ना सबसे ज्यादा लड़ाइयां भी बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि एक नेचुरल इम्पैक्ट है हमारा, नेचुरल इम्पैक्ट है कि वो एसोसिएट करता है। इस सीजन में शादियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा जो है रोमांटिक लाइफ भी बहुत ज्यादा इसमें जो है पॉप होती है, तो बहुत मिक्स चीजें जो हैं चल रही होती हैं। तो ये सीजन नॉर्मल दूसरे सीजन से ज्यादा इंजॉयबल सीजन है। दिसंबर जो है वो मिक्स्ड इमोशंस का नाम है। यस, कि वो बहुत सारी चीजें साथ लेकर आता है। दूसरा, एक फॉग की वजह से जो यहाँ के एक एनवायरनमेंट में एक फ्रेज फैलता है, और वो चीज आपको फैसिनेट करती है, वो सबसे ज्यादा से जॉयफुल है कि आप उसको एंजॉय करते हैं, आप डिफरेंट जगह पे जाके अपना होटलिंग करते हैं और उससे आप उसके व्यूज को एंजॉय कर रहे होते हैं। नो, एक लाइक अ पैनल के इसमें बहुत सारे ऐसे राइटर्स जो हैं वो इसमें लिखते हैं कि हम एक पहाड़ के या पार्क के वो कोने में बैठे हों और फिर हम उसके व्यू में हम लोगों को देख रहे हो, तो इस लाइक के वो वाला एक सीन आता है। और बहुत ही मजे का ये सीजन है, इसको जितना एंजॉय किया जाए उतना कम है, और इस सीजन में जितना ज्यादा डिप्रेशन से बचा जाए उतना भी बहुत कैसे बचा जाए, व्हाट कुड बी द मेन रीजन? अगर हम बात करते हैं सीजनल डिप्रेशन की, मैं तो आज ये सुन रही हूँ टर्म, सीजनल डिप्रेशन भी होता है। या सीजनल डिप्रेशन होता है कि जब किसी मखसूस टाइम पर जो है वो आपको अटैक हो, और उसके बाद जब वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो रहा हो तो साथ साथ आपका सीजन भी एंड हो जाता है उस पर, यानी आपको डिप्रेशन भी आपका सीजन के साथ साथ एंड हो रहा होता है। इसमें सबसे जो, अगर हम दिसंबर की बात करते हैं, क्योंकि फॉग की वजह से लाइट बहुत कम होती है, डिप्रेशन इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर लाइट्स। तो जब आपकी डायरेक्टली एसोसिएट करती है आपके लाइट से, डेफिनेटली आपने देखा होगा सूरज कम निकलता है, रात जल्दी हो जाती है, शाम जल्दी हो जाती है,
तो वो आपके डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे आपके जो है वो इफेक्ट डालता है, तो आपका जो डार्क पोर्शन है वो मजीद डार्क होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन फैलता है। वो कहते हैं ना कि नेगेटिव वाइब फील होती है आपको, कि आपको कभी कभी उलझन होती है कि क्या यार, मतलब सूरज भी नहीं है, लाइट्स भी नहीं है, और हम जितनी लाइट्स लगाएंगे हमें वो कम लगती हैं, क्योंकि नेचुरल लाइट का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर जो पड़ता है वो आर्टिफिशियल लाइट से नहीं बढ़ता। बिल्कुल, तो हम उस चीज से बहुत ज्यादा ना इरिटेट होते हैं। ये वजह बनती है हमारे डिप्रेशन की, हाँ। के एसोसिएट होता है, हाँ। कि हम किसी ना किसी हमारे साथ कोई हादसा हुआ, कोई ब्रेकअप है या हाँ। कोई और हमारा लव हाँ, हालांकि वो किसी और सीजन या किसी और मंथ की है, लेकिन वो एसोसिएट हो जाती है, क्योंकि आपकी नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा उस टाइम ट्रिगर हो रहे होते हैं, और फिर वो आपको साथ ले लेकर मतलब इस सीजन में ज्यादा डिप्रेशन में जो है ना इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सीजनल डिप्रेशन, जो कि मैंने आज पहली दफा ये टर्म सुना है, एंड आई वांट टू नो मोर थिंग्स अबाउट इट, कि एक्चुअली ये है क्या, कैसे होता है, कैसे बचा जा सकता है। और हमारी बहुत रैंडम चीजें होती हैं, बहुत नॉर्मल चीजें होती है कि हम आके कहते हैं अब यहाँ सूरज नहीं निकला, आज दिल तंग हो रहा है, आज दम घुट रहा है, आज कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, तो वी डोंट नो कि अंदर क्या चल रहा है, वी कैन समटाइम्स नॉट एक्सप्लेन, वी आर अनएबल टू एक्सप्लेन, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है, बहुत सारे आपके भी कंसर्न्स हैं, बहुत सारे मेरे भी कंसर्न्स हैं, जिनके मैं जवाब चाहती हूँ और खिजरा से चाहती हूँ जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो डिटेल में हम बात करेंगे। हम बात करते हैं नाइमा अशरफ से। नाइमा, आप अपनी स्टडी के बारे में बता रही थी, क्या चल रहा है और किस तरीके से आप सब चीजें मैनेज कर रही हैं, यू हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल एज वेल। लेकिन नाइमा की घर वाली जिंदगी कैसी है? घर वाली जिंदगी शुरू से ही जो है लिटरेरी है, इन अ सेंस कि आई डू रिमेम्बर, मुझे मामा बताती हैं कि नाना अबू की एक लाइब्रेरी होती थी, जिसके अंदर उन्होंने घर में आर्मी से रिटायरमेंट के बाद एक लाइब्रेरी बनाई और सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स आया करते थे, बुक्स इशू कराते थे, तो वो जो रजिस्टर मेंटेन होता था वो मामा करती थी। तो फिर अब वो बुक्स बहुत सारी बाद में नाना अबू ने डोनेट भी कर दी, लेकिन जो बच गई वो फिर जाहिर हम सब बच्चों ने पढ़ी। तो एवर सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव बीन रीडिंग बुक्स। फिर उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि जब भी किसी की बर्थडे हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो या शूज होते हैं या क्लोथ्स होते हैं या टॉयज होते हैं, हमें हमेशा बुक्स मिला करती थी। तो मतलब ऐसा नहीं था कि बुक्स ही मिलती थी सिर्फ, और कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक अलग से अटैचमेंट है बुक्स के साथ। तो फिर हमने बुक मार्क्स बनाने और बुक्स के अंदर सेट करने और रखने, और हर बुक्स के कवर पेज से एसोसिएटेड बुक मार्क हो, और उसको जब हम खोलें और पढ़ें, और वो वाला मतलब बहुत अच्छी मुझे शुरू से फीलिंग होती। फिर हमारे घर में अखबार आया करती थी, वीकेंड्स पे इंग्लिश न्यूज़पेपर और थ्रू आउट द वीक जो है उर्दू न्यूज़पेपर आती थी। और फिर मुझे मामू ने या मामा ने या बाबा ने सब ने कहना कि अच्छा नाइमा, अब आपकी हम रीडिंग स्किल्स चेक करते हैं, तो आप प्लीज ये वाला हेडलाइन पढ़ के दिखाएं, और आप अब अच्छा क्यों, और देंगे भी कौन सी जिसके में बहुत मुश्किल वर्ड्स हो ना, मतलब आपकी हरूफे तो हजीब, क्या मतलब आगे पीछे सब खराब हो जाए, और फिर आपको मतलब अच्छी सिर्फ इंग्लिश अच्छी ना हो, उर्दू भी आपकी अच्छी हो। तो इस सेंस में आपको क्या लगता है कि आप उर्दू में ज्यादा अच्छी हैं या इंग्लिश में ज्यादा अच्छी हैं? इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट। ठीक है। और बस इस तरह है। फिर उसके बाद आर्ट्स काउंसिल में मैं जाया करती थी, वहाँ पे इवेंट्स हुआ करते थे डिफरेंट, सिंगिंग, राइटिंग, फिर चाहे वो उस वक्त स्टोरीज होती थी। और नवाए वक्त में आई डू रिमेम्बर, तब मैं उर्दू की तरफ मेरा ज्यादा थोड़ा फोकस था, उर्दू जाहिर बोलनी अच्छी आती थी, तो मैंने स्टोरीज छोटी बहुत वो जो बच्चों के मैगजीन होते उसके अंदर पब्लिश कराई। और फिर इस तरह भी रुझान होता रहा। फिर वो हमें जो है मैगजीन्स दिया करते थे नवाए वक्त वाले, कि आप फूल हो गया, तालीम तरबियत हो गया, या इंग्लिश मैगजीन हो गया, स्मैश जैसे हो गया, तो वो हम पढ़ा करते थे और मतलब अच्छा लगता था। फिर हमने रिव्यूज लिखने उसी न्यूज़पेपर का, जो वो बच्चों वाला सेक्शन होता था, उसमें कि मैंने पढ़ा, मेरे पास अखबार आई घर में, मेरे पास मैगजीन आया, मुझे अच्छा लगा पढ़ के, और ये वाले सारे एलिमेंट्स उसमें आते थे। और फिर मेरी खाला जो थी स्पेशली, वो आई डू रिमेम्बर फ्लैश कार्ड्स हमें TCS बाकायदा किया करती थी, पार्सल के जी, और उसमें क्या होता था, एक वर्ड होता था, उसका मीनिंग होता था थेसॉरस मीनिंग, फिर इंग्लिश में उसका मतलब, फिर उर्दू में मतलब, फिर उसके साथ सेंटेंस एसोसिएट हुआ होता था कि हम अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करें। तो बचपन से ले, फिर अब जब मैं आहिस्ता आहिस्ता टीनेजर्स की तरफ एंड हुआ, तो कोविड आ गया, कोविड हिट अस वेरी हार्ड। और फिर क्या हुआ कि जी घर में बैठे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ मतलब हम प्रोडक्टिव कर नहीं पा रहे, तो क्यों ना बुक्स पढ़ी जाए। फिर उस साल मैंने बहुत बुक्स पढ़ी,
और अब उन्हीं बुक्स का इन्फ्लुएंस ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आई कैन से इट वेरी कॉन्फिडेंटली कि मुझे पता है लेकिन मेरे फेलो मेट्स को और या नहीं पता होंगी। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट था इन बुक्स का थ्रू आउट माई चाइल्डहुड, अब तक मुझ पे रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। माई डिग्री तो है मुझे इस पे कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मैं अच्छा कुछ लिख पाऊंगी। वेरी गुड। तो डू यू हैव अ सेपरेट पोर्शन ऑफ बुक्स एट योर प्लेस इन योर रूम? बिल्कुल, एक मैंने आई मेड अ रैक और वो मैंने खुद ही डिजाइन करवाया, बनवाया कारपेंटर से जाके और उसके अंदर जो है दिस इज द डेडिकेशन। नाइस, वेरी नाइस। तो आपने सेपरेट पोर्शन बनाया हुआ है बुक्स के लिए? बनाया हुआ है बिल्कुल। और अगर फॉर एग्जांपल इतना अभी है पोर्शन तो मुझे है कि मैं उसको 3 to 4 फोल्ड्स जो है वो इंक्रीज कर लूं एट अ टाइम जब मेरी ये डिग्री कंप्लीट हो, कि मुझे हो कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हुई है और उनसे नॉलेज गेन किया हुआ है और मतलब ये मेरी है। अब मैं असल में मैं चाहती क्या हूँ कि एट द एंड ऑफ माय डिग्री अगर आप मुझसे पूछेंगी कि क्या आपके गोल्स हैं या क्या है, तो मेरा ये है कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर का स्पेसिफिकली हर लैंग्वेज में, चाहे वो ट्रांसलेटेड वर्जन हो या ना हो, हर ऑथर को पढ़ा हुआ हो और जाना हुआ हो कि उसने किस तरह की बात करना चाहिए और उससे इंस्पायर होकर फिर जिसकी राइटिंग्स मुझे अच्छी लगे या जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगे और उससे इंस्पायर होके या इन्फ्लुएंस होके या उनको देख के, तो मैं अभी तक आप सबसे ज्यादा किन से इंस्पायर्ड हैं अभी तक ऑथर्स में? अच्छा, डैन ब्राउन है एक अमेरिकन ऑथर है, बहुत अच्छे रिसर्च बेस्ड नॉवेल्स लिखते हैं। इनका द विंची कोड है, इन्फर्नो है। रिसेंटली जब मैंने इन्फर्नो पढ़ा, मतलब आई वाज लिटरली अमेज्ड बाय हाउ मच रिसर्च हैज बीन डन एंड पुट इनटू राइटिंग दिस एंड पब्लिशिंग दिस नॉवेल। मतलब आर्ट, हिस्ट्री, लिटरेचर, थ्रिल, क्या नहीं था उस नॉवेल में। मैं मतलब पढ़ती थी और हैरान होती थी। और मेरी एक आदत है कि मैं ना मतलब अंडरलाइन कर लेती हूँ इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार करिए और ताकि मतलब आफ्टर अ ईयर और 2 जब मैं बुक्स खोलूं तो वो ये होता है कि आप उस नजरिए से नहीं देख रहे होते। आपने 1-2 साल पहले जो बुक पढ़ी होती है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप तब देख रहे होते हैं, बाद में आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे। तो लिटरली डैन ब्राउन की जो बुक्स हैं वो मेरे पास जो पढ़ी है वो भरी हुई है, लाइन्स लगी हुई है, नोट्स बने हुए हैं और ये है। और एलिफ शफक जो है वो टर्किश जो बेस्ड राइटर है, उनके बहुत अच्छे हैं बड़े। मुझे मतलब राइटिंग स्टाइल जो है एलिफ शफा का बहुत करता है, क्योंकि क्या था कि एक उसकी बुक है 10 minutes 38 seconds in this strange world, बहुत अच्छा उसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को उन्होंने डिस्कस किया है जो आजकल के मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एरा के राइटर्स इतना डिस्कस नहीं कर पाते। फिर उसका द 40 रूल्स ऑफ लव था, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो पढ़ के। उसके अंदर एक ये उन्होंने एक मतलब मैं आपको बताना ही चाह रही हूँ कि राइटर के क्या सोच के नॉवल लिख रहा होता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे उसने ये बात बताना चाहिए स्टार्ट में ही नॉवल में, जैसे उर्दू में हम अरबी में जब हम कोई भी सूरत की तलावत करने लगते हैं तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़ते हैं, तो बिस्मिल्लाह का ब की साउंड आती है और इंग्लिश में वो बी बन जाता है। तो उसने अपने नॉवल में हर चैप्टर जो स्टार्ट किया वो जो उसका हर चैप्टर का फर्स्ट सेंटेंस का जो अल्फाबेट था फर्स्ट वो बी से शुरू किया। तो ये मुझे बड़ी फैसिनेटिंग बात लगी कि मतलब आप ऐसे तरीकों से भी अपने नॉवेल्स को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जिससे एक रीडर अपील होता है। तो मतलब आपने जो जो बुक्स पढ़ी आपको पता है कि उनमें क्या ऐसी क्वालिटीज थी, क्या ऐसी चीजें थी जो आपके लिए बहुत फैसिनेटिंग रही। ग्रेट। तो आपने बता दिया कि सबसे फेवरेट ऑथर आपके कौन हैं और आपने अपने घर में और अपने रूम में जो एक पोर्शन आपने सेलेक्ट किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है, तो हाउ इज द जर्नी? अच्छा लग रहा है आपको? मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई रिग्रेट्स हैं या कुछ है कि मैंने सारी जिंदगी किताबें ही पढ़ी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं। मैं सबसे आगे होती थी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट किया, कुछ में विन भी किया, कुछ में नहीं भी विन किया, क्योंकि विनिंग और लूजिंग हमेशा मुझे सिखाया गया पेरेंट्स की तरफ से कि बेटा मुकाबला सिर्फ अपने आप से होता है, किसी और से आप मुकाबला ना करें, अपने आप से मुकाबला करें। जब आपका मुकाबला अपने आप से होगा तो आप मजीद आगे बढ़ने की लगन होगी। बिल्कुल। नाइमा से बात हो रही है बुक रीडिंग के हवाले से और नाइमा से हम अगला सवाल ये करेंगे कि लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है। अभी इस बात पर हम आएंगे, लेकिन मूविंग बैक टू खिजरा आरिफ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और हम बात करें सीजनल डिप्रेशन के हवाले से कि किस तरीके से इस सीजन में डिप्रेशन ज्यादा ट्रिगर होता है, व्हाट कुड बी द मेन पॉसिबल रीजंस, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है?
आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हमें ये प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, आइडेंटिफाई आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आपको साइंस बहुत ज्यादा शो हो रहे हो कि डिप्रेस मूड बहुत ज्यादा है और इस सीजन में सबसे ज्यादा स्लीप का डिस्टर्ब होना या ओवर स्लीप होना कि आपको आउट ऑफ द वे भी, मतलब दिन में भी आप को हो रहा है कि मुझे सोना है और रात में भी आप जो है वो बहुत ज्यादा सो रहे हैं या आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मोस्टली ऐसा होता है कि बिल्कुल भी रात को अगर हम 10-11 बजे भी सोए हैं तो 2-3 बजे आँख खुल गई और फिर हम सुबह का वेट कर रहे हैं कि सुबह नहीं हो रही है, तो वो जो स्लीपिंग एक टाइम है और वो ड्यूरेशन है वो बहुत जो है ना मिनिमाइज हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि आप हर चीज पे इरिटेशंस बहुत ज्यादा फील होना, बहुत क्रैंकी सा एटीट्यूड हो जाता है। हाँ, मतलब इस तरह से होता है कि आप उसको फील करते हो लेकिन आपको लगता है कि ये यूजलेस है चीजें और हमें बताने वाली नहीं है और एक्सप्रेसिव हम बहुत कम हो जाते हैं इस सीजन में। कम से कम एक्सप्रेस करते हैं चीजों को क्योंकि वो हमारे माइंड में ये होता है कि शायद ये एक्सप्रेसिव एलिमेंट नहीं है, ये एक्सप्रेसिव एलिमेंट नहीं है, तो वो हम बहुत सारी अपनी जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं, जबकि उनको अगर हम डिस्कस कर लें तो मेरा ख्याल से कि बहुत सारी चीजें हमारी वहीं हो जाएं, तो हमारे अंदर ये एलिमेंट ज्यादा आना शुरू हो जाता है। और जो लोग एक्सप्रेसिव नहीं हैं वो कैसे एक्सप्रेस करें, जो एक्सप्रेसिव है ही नहीं, जो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, जो एक्सप्रेस करना ही नहीं जानते? दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मोस्टली लोगों की यही प्रॉब्लम है। मोस्टली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है ना वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होती ही इसी एक्सप्रेशन की वजह से हैं। हमें कभी भी अपने जेन्युइन एक्सप्रेशंस नहीं छुपाने चाहिए। बिल्कुल। आपके दिल में अगर आज है ना कि आपने शो के बाद जो है जाकर कहीं अच्छी सी जगह कॉफी पीनी है तो जाए जाके पिए। आई विल। मतलब बिल्कुल किसी किस्म का कोई वो नहीं है कि अगर आपको कहती है कि बस इसके अगला सेगमेंट नहीं करना, मैंने जाके पहले कॉफी पी ली है, तो आप उसका वे दुरुस्त करें कि आपको इतना अख्तियार होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप बात करेंगी वो अगला बंदा सुनेगा और उसकी इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है। जब आप अपनी ही बात को इंपॉर्टेंस नहीं देंगी तो अगला बंदा क्यों देगा? ठीक है, गला मेरा जरा खराब है, कॉफी का आपने ऑप्शन दे दिया, अब मेरे दिमाग में कॉफी स्टक हो गई, आपने क्या कर दिया है। अभी हम कॉफी पियेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जो हमारी डिस्कशन चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। रोही एट 10 में हमारे साथ मौजूद हैं नाइमा अशरफ और खिजरा आरिफ जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और नाइमा से हम बात कर रहे थे इनके बुक रीडिंग के सफर के हवाले से, और अब हम बात करने जा रहे हैं कि लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है। व्हाट डू यू थिंक? बहुत इम्पोर्टेंट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि 4 तरह की स्किल्स होती है ना, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यस, तो इन चारों आई लाइक दैट। इन चारों तरह की स्किल्स को जब तक आप एक साथ नरिश नहीं करेंगे, किसी भी में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लिखना चाह रहे हैं उसके लिए आप पढ़ नहीं रहे। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ना भी नहीं, यानी कि मतलब मटेरियल कंटेंट तो आपके पास बहुत होगा, लेकिन आपने उसके अंदर से सेलेक्ट करना है कि ठीक है ये वाला जो है मेरे लिए है और ये वाला मेरे लिए नहीं है। जिस रिसर्च जिस तरह की मैं करना चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ वो मेरे जो राइटिंग कंटेंट है उसको किस तरह से अफेक्ट करेगा और उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ये बहुत मैटर करता है कि किस तरीके से हम अपनी राइटिंग और रीडिंग को एक साथ लेके चलते हैं। नाउ आई नो कि अ गुड राइटर कैन ऑल्सो बी अ गुड स्पीकर आफ्टर मीटिंग यू। जो ये कहते हैं ना कि जो लिखते हैं वो सिर्फ लिख ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो लिखते हैं वो पढ़ भी रहे होते हैं और जो लिखते हैं वो बोलना भी जानते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया है। और एक दफा फिर से खिजरा आरिफ की जानिब बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं सीजनल डिप्रेशन के हवाले से। हमने तमाम तर उसकी वजूहात डिस्कस कर ली, सिम्टम्स हमने 2-4 जो मेन थे हमने वो भी बात कर ली उस बारे में कि कौन सी चीजें हैं जहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इनिशिएट हो रहा है। बट व्हेन टू सी अ डॉक्टर, वो टर्निंग पॉइंट क्या होगा कि जब आप कहें कि यार आई शुड गो सीक थेरेपी या गो कंसल्ट अ डॉक्टर, तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी कि अगर आप उसके पॉइंट्स की बात कर रहे हो तो हमेशा जब आपको लगे कि आपका ये टेन्योर स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर में ही, अगर आप इसको करें कि अगर हम डिप्रेशन, प्रॉपर डिप्रेशन के से रेलिवेंट बात करें तो ये टेन्योर स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट अक्टूबर से ही। तो आपको लगे कि ये अक्टूबर का मंथ आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा
तो नवंबर या दिसंबर तक आप इतना वेट ना करें, क्योंकि कभी होता है कि वो जैसे कहते हैं ना कि हमें फ्लू हो रहा है, कोई नहीं 2 दिन दवाई नहीं खाएंगे, तीसरे दिन खुद ही ठीक हो जाएगा, ये वो वाली चीज नहीं है। मुझे भी सीखना चाहिए। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर सिर्फ दिसंबर में आपको ये अटैक हुआ है तो आप वीक तो देख सकते हैं, क्योंकि वीक के बाद आपकी इस चीज को इतना ज्यादा ये आपके अंदर बढ़ जाएगी कि सबसे ज्यादा थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। सुसाइडल थॉट्स के साथ साथ आपकी नेगेटिव इमोशंस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और इसमें आपको सबसे ज्यादा जो है ना वो जो एक एंजॉयमेंट और एक जॉयफुल लाइफ है ना, आप उससे बहुत दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपको ज्यादा दिल करेगा कि आप अकेले बैठे। तो आपको जब ये सिचुएशन हो तो सीक थेरेपी कि आप सबसे पहले आप कंसल्ट करें कि साइकोलॉजिस्ट को, ताकि वो आप उससे दूसरी चीजों को शेयर करके ना एक थेराप्यूटिकल इंटरवेंशन ले लें अच्छी सी, ताकि उससे ये होगा कि बहुत हद तक आपका डिप्रेशन कम हो जाता है, आप थोड़ा सा हेल्दी फील करते हो उससे। और इसमें मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप मेडिसिन तब लो जब आपको लगे कि अब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है और वो थेरेपी से कवर नहीं हो रहा। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आपको ये चीज बताते हैं कि आप कहाँ तक थेरेपी से कवर हो जाएंगे और कहाँ आप मेडिकेशन की जरूरत होगी। तो आपके जब ये चीज आपको ना समझ में आ रही हो तो आपको एक काउंसलर थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि आपको जब ये लगे कि मुझे ये चीज हो रही है तो ये प्रोलॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि ये कुछ टाइम तक तो आपको लगता है कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, उसके बाद ये प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाती है। फिर ये सिर्फ एक ही सीजन पे अटैक नहीं करती, ये सीजन्स में होता है कि दिसंबर है, पोलन सीजन जब स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल का, तब ये अटैक ज्यादा होता है। तो ये ऐसे सीजन्स पे ये अटैक बहुत ज्यादा होते हैं। इनकी वजह से हम बार बार एपिसोड्स में जाएं और वो क्रॉनिक हो जाए सिचुएशन हमारी, उससे बेहतर ये होता है कि आप उसको पहले से ही कवर करें और पहले से ही आप उसको फौरी तौर पे जो है देख लें कि अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है तो हमने इसको कैसे ओवरकम करना है। ठीक, इसके बहुत सारे थेरेपीज होती हैं, ऑनलाइन बहुत सारे सेशंस होते हैं, मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, और बहुत सारे आपके पास जो है थेरेपेटिकल इंटरवेंशंस में आप बहुत सारी ऐसी चीजें माइंडफुलनेस टेक्निक्स कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा फील हो। ऐसे अब यहाँ सीजन में पता क्या होता है, मसला ये होता है कि सर्दी है ना, तो हमने कहीं जाना भी नहीं है। फ्रेंड से मिलना है तो यार बहुत ठंड है, नहीं छोड़ो रहने दो, या थोड़ा जा रही है। हाँ, मतलब उठ के ढूंढना पड़ेगा क्या पहनना है। कि वो अच्छा अगर घर वालों से बात कर रही है तो बिस्तर से निकलना पड़ेगा, घर वालों से उठ के मतलब रूम से बाहर तक जाओ, जाके उनसे बात करो। तो इसे हम कोशिश करते हैं अवॉइड करें। तो वो जो एक आपकी अवॉइडेंट सिचुएशन है उसको कवर करना बहुत जरूरी है इसमें। नाइमा, आप ऐसा करती? करती भी हूँ और नहीं भी करती। मैं तो बहुत लेजी हो जाती हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, मुझे सुबह उठा भी नहीं जाता यहाँ पर आने के लिए। मैं अपने आप को पहले 10 मिनट बैठ के मोटिवेट करती हूँ, देखो कुछ कर लो, छुट्टी मत करो, कुछ कर लो। 10 मिनट मोटिवेट करके गला ठीक करके फिर मैं आ जाती हूँ। ये बहुत जरूरी है, अपने आप को टाइम देना। एक रैंडमली लेजीनेस आ जाए एक अलग चीज है, लेकिन ये चीज परसिस्टेंट ना हो कि आपके अंदर आपको जहां लगे ना कि यहाँ मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थॉट ज्यादा हो रही हैं, आप फौरन मूव कर जाए उस जगह से। ठीक, यानी आपने पहले अर्ली स्टेज पर ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया दिस इज हैपनिंग और मैं इसको कैसे ओवरकम जो है वो कर सकती हूँ। ठीक है, अगर हम इसको बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ रिलेट कर सकें। हाँ, क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं, तो मूड स्विंग्स में सबसे पहली कैटेगरी जो है वो लोअर कैटेगरी में सबसे पहले डिप्रेशन आता है। तो अगर हम इसको एपिसोड्स में लें तो बाइपोलर से डायरेक्टली रेलेवेंसी है इसकी। इसमें मूड चेंज बहुत ज्यादा होता है और उसकी इरिटेबल मूड अगर हम फीमेल्स में देखें तो ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, और वो बहुत ज्यादा इसको कवर नहीं कर पाती। ये सब फीमेल्स के साथ यही होता है कि वो उसको बहुत मुश्किल से मेंटेन कर पाती हैं। तो अगर इस दौरान पे फीमेल्स में बाइपोलर अटैक ज्यादा होता है, फीमेल्स में ये ज्यादा है, ये चीज ज्यादा होती है और इंटेंसिटी भी ज्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। वो इंटेंसिटी उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बनती है। उस वजह से ना अदर फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो हम कभी भी जब हम डायग्नोज करने बैठते हैं हम एक ही फैक्टर को नहीं देखते कि इसके घर में मसला है, इसके घर लड़ाइयां चल रही हैं तो इस वजह से इसके बंदे के साथ नहीं बन रही या इसके घर वालों के साथ नहीं बन रही, इस वजह से नहीं। इसमें अदर फैक्टर्स में आप देखें तो हार्मोनल चेंज औरत में सबसे मेजर फैक्टर है कि जैसे उसका हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं तो उसका जो मूड है और उसकी जो वो भी चेंज बढ़ती जा रही है, चेंज हो रही होती है, जिसमें उसका कंट्रोल बहुत कम होता है। और यहाँ हमारे यहाँ
सबसे बड़ा मैं कहती हूँ कि ये हमारा फेलियर है कि हम अपनी वुमेन्स को वो चीज सिखाते ही नहीं है कि उससे आपने फेस कैसे करना है और उससे कोप कैसे करना है। बिल्कुल, हम तो एक्सप्रेस ही नहीं करने देते, हम तो वो मार्जिन ही नहीं देते, स्पेस ही नहीं देते कि आप एक्सप्रेस कर सके, तो सोल्यूशन की जानिब हम कैसे बढ़ेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझेंगे तो उसकी तरफ जो है वो हम सोल्यूशन की जानिब बढ़ेंगे। अच्छा, जहां तक हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स के बारे में या सीजनल डिप्रेशन के बारे में, फिजिकल हेल्थ पर भी कोई इफेक्ट होता है? बिकॉज इफ आई स्टार्ट एक्सप्रेसिंग माई स्टोरी या माई सेल्फ, तो मेरे साथ कभी ऐसे होता है कि व्हेन आई ओवरथिंक या आई कीप ओवरथिंकिंग, मुझे कहीं ना कहीं जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है। आई ऑलवेज फील दैट, ऑलवेज, बी इट माइग्रेन और एनी अदर थिंग, मुझे फील होने लग जाएगा कि मेरा लेफ्ट बाजू जो है वो शदीद मैं तकलीफ में होती हूँ एंड आई डू नॉट नो कि मैंने क्या करना है, एंड दैट इज रिलेटेड टू दिस। आपका ब्रेन आपकी बॉडी को चलाता है ना, आपका जैसे जैसे ब्रेन वर्क कर रहा होता है आपकी बॉडी वैसे वैसे जो है ना आपके साथ मतलब एसोसिएट होकर फिर वो आगे आगे काम कर रही होती है। जब आप देखते हो ना कि आप ओवरथिंक कर रहे हो और आपकी बॉडी के किसी एक में पोर्शन पेन हो रहा है, इट मीन्स के आपका ब्रेन जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड आपके पेन ट्रिगर से, वो ट्रिगर करता है और फिर उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है। जैसे वो एक्टिव होता है तो आपने देखा होगा कि इस बहुत सारे ऐसे सीजन में हम लोग देखते हैं कि जब हम ओवरथिंक कर रहे होते हैं चीजें, तो थोड़े थोड़े टाइम बाद ना हमें बॉडी में ना लेजीनेस फील हो जाती है और हमें लगता है कि हमारे जिस्म से जान निकल रही है, ऐसा फील हो रहा होता है। हालांकि हम बिल्कुल वो एक्टिव होते हैं, या क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स या नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से जब जैसे कहते हैं ना कि ज्वाला की तरह फटना शुरू हो जाए, तो वो आपकी बॉडी पे डायरेक्टली इफेक्ट डालती है। तो वो जो आपके स्टिमुलेंट्स हैं वो पॉजिटिवली वर्क करना छोड़ देते हैं और वो इरेगुलर मोशन में चलना शुरू हो और ये मैंने सिर्फ अपने साथ नोट नहीं किया बल्कि माय सर्कल एज वेल, बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारे मेल्स जिनकी ये शिकायत होती है चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, एंड आई नो कि वो शदीद किस्म के डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंड चोकिंग इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम आई थिंक, और बहुत कॉमन हो चुका है अब ये। हर कोई कहेगा कि देयर इज समथिंग इन माय थ्रोट एंड आई फील देयर इज समथिंग स्टक्ड ओवर देयर, तो वो चीज भी बड़ी प्रॉब्लमैटिक है। जैसे मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ या मैं कभी बहुत ज्यादा यानी कभी एंजाइटी हो रही हो, ओवर थिंकिंग है या किसी प्रॉब्लम में स्टक हूँ, तो मेरा सबसे पहले मुझे फ्लू स्टार्ट हो जाएगा और मेरी तबियत खराब होना शुरू हो जाएगी, मतलब बिना वजह, हालांकि कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसे फील हो मेरे गला खराब हो रहा है, मुझे टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है, या मुझे ऐसा हो रहा होता है। हाँ, और हमें फील हो रहा होता है वो ऐसा, मुझे तो लगता है बस मेरा हार्ट फेल होने वाला है, ऐसा हो रहा होता है, हो रहा होता है, एसोसिएटेड है ना, हो रहा होता है। आपका ब्रेन आपके बॉडी को चला रहा है। अब ब्रेन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बॉडी पे इफेक्ट तो डलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे एक तो नींद बहुत आना शुरू हो जाती है, दूसरा जब मुझे कभी टेंशन होती है तो मुझे लगता है मेरा गला खराब हो रहा है, और वाकई वो हो रहा होता है, मेरा गला खराब हो रहा होता है सीजन से हटके। वरना कई दफा मुझे मतलब अगर मुझे सीजन ना भी हो, मतलब बहुत शदीद ठंड भी हो, मुझे फ्लू नहीं होगा, गला नहीं खराब होगा, मैं बिल्कुल हेल्दी होंगी। जैसे अब मुझे अगर कोई टेंशन है, जितना मर्जी मैं आइसक्रीम खा लूं, ठंडा पानी पी लूं, मेरा गला नहीं खराब होगा। लेकिन जहां मुझे जरा सी टेंशन होगी, मेरा गला पहले खराब होना शुरू हो जाएगा, और इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये चीजें हैं, ये चीजें एडजस्ट करती हैं। ठीक हो गया। नाइमा की जानिब आते हैं। नाइमा, आपको भी ऐसे कोई इश्यूज फेस करने पड़ते हैं? थोड़े बहुत। Whenever you feel stressed? ये तो है, नो डाउट होता है, क्यों नहीं होता, मतलब सभी के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी। आई थॉट मैं अकेली हूँ, लेकिन अब ठीक है, मैं तो मुझे तसल्ली है। होता है, होता है ना ऐसा? ठीक है। वैसे आप जब लिखती हैं, लिखने बैठती हैं, तो किसी ना किसी कंफ्यूजन का शिकार होती हैं कि यार नाइमा, नो दिस इज नॉट राइट, आई शुड रीथिंक, फिर मैं सोचूं, फिर लिखूं, मतलब पेजेस फाड़ने का सिलसिला जब वो चलता रहता है। होता है, क्यों नहीं होता, लेकिन ज्यादा अब वो पेजेस फाड़ने वाले, उससे हम इस टर्म में आ गए हैं कि हम गैजेट्स पे ज्यादा लिख रहे होते हैं। yes. और जैसे अब बहुत पहले गए तो टाइप राइटर्स जैसे हुआ करते थे, तो आपको मतलब सोच समझ के इतने आगे पास ऑप्शंस नहीं होती थी। अब ये आप अरेज कर सकते हैं और बैक स्पेस दबाया आपने, आप पीछे चले गए, फिर आपने नया थॉट आया, वो एंटर कर लिया। ज्यादा जो मुझे मसला होता है वो, आई हैव फॉरगॉटन द टर्म, लेकिन एक टर्म के लिए जो होती है दिमाग में जिन लोगों के होते हैं कि उनको ग्रामर का कुछ भी गड़बड़ नजर आई ना सेंटेंस में, उधर ही दिमाग माउफ हो जाता है। तो अब मैं कोई भी एक पैराग्राफ, इवन के एक लाइन भी पढ़ूंगी इंटरनेट पे, कहीं भी सोशल मीडिया पे, तो मुझे होगा यार ये तो गलत लिखी हुई है, मतलब ग्रामर तो गलत है, और ये सेंटेंस कैसे ठीक लिख दिया है, इंग्लिश में लिखा वैसा, पूरी पोस्ट इंग्लिश में, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है।
तो मेरा फोकस सबसे बड़ा जो है हाँ। लिखते हुए यही होता है कि मेरी प्लीज अल्लाह ताला प्लीज ग्रामेटिकल grammatical mistake ना अल्लाह हो। ताला भी कहेंगे सबके दिल में नुक्स निकाल रही होती है और अपना पता नहीं है कि अपनी हाँ, बेइज्जती हम इस बात की mistake है। जानिब भी आते हैं कि अब कितना एक जजमेंटल फैक्टर जो है वो आपकी नेचर में शामिल हो जाता है, बिकॉज ग्रामर पे तो हम ऑब्वियसली कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे भी आप चले जाएं, किसी ने कुछ गलत लिखा और नीचे सारे कीबोर्ड वॉरियर्स आ जाते ऐसे ही है, हैं और वो बराबर। शुरू हो जाते हैं, देखिए इतनी आपने गलती कर दी है, सारे क्रिटिसिज्म पर आ जाते हैं। तो अभी हम इस टॉपिक पर भी आते हैं कि लिखने में कौन सी मेजर मिस्टेक्स जो है वो देखने में आती हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रोही एट 10 में, और हमारे साथ मौजूद है खिजरा आरिफ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिनसे हम सीजनल डिप्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं और व्हाट कुड बी द मेन पॉसिबल रीजंस, क्या रीजंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, और वो टर्निंग पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा होता है जब आपको ये लगता है और आपको ये फील होता है कि यार आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर नाउ बिकॉज ये मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, एंड बिफोर मेडिकेशन लेट्स गो फॉर थेरेपी। और ये मिसकंसेप्शन हटाने की बहुत ज़रूरत है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं कोई पागल हूँ, then I'm going consulting a psychologist or a psychiatrist, तो normalize it, normalize talking about mental health because ये वक्त की ज़रूरत है। every other person जिससे हम मिल रहे होते हैं किसी न किसी इसी किस्म की mental illness का शिकार हैं, तो जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम सोल्यूशन की जानिब कैसे बढ़ेंगे आप हमेशा भूल जाते हैं। नाइमा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, बुक रीडिंग एंथुजियास्ट, और पढ़ने लिखने के सफर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब इसको आगे कहाँ तक लेके जाना है आपने? एक बात मैं बस ऐड करना जी, जी, चाहूंगी please। इसमें, वो ये कि लाइब्रेरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जो है डिमिनिश होता जा रहा है, बहुत आहिस्ता-आहिस्ता। डिक्लाइन हो गया है। अब मैं रिसेंटली एक बात कर रही थी कि हमारे घर कोई भी गेस्ट आए तो हम उससे स्पेसिफिकली अगर मुल्तान की बात करें तो हम कहेंगे कि ओ चलो भाई किले पे ले चलते हैं, हाँ ओ जी। चलो भाई हम मजार अस्करी ले चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंटोनमेंट गार्डन चलते हैं, यही बातें नजर आएंगी। लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि चलो हम जरा अपने गेस्ट्स को गैजर लाइब्रेरी घुमा लेते हैं, लाइब्रेरी ले जाते हैं। गैजर लाइब्रेरी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरीज दैट हैज एवर बीन एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान सिंस 1947। अब अगर उसकी सिग्निफिकेंस मतलब वो इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, इतना अच्छा वहाँ का environment है, उसका एम्बियंस, उसकी वाइब बहुत अच्छी है। मतलब आप मैं तो वहाँ जाती हूँ, मैं तो कहता है वापस घर ना हूँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और लेकिन क्या है कि हम नहीं जा रहे। एवर सिंस चाइल्डहुड हमारे दिमागों में बस जो है पढ़ाई 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 तो है, लेकिन क्या है कि हम क्रैमिंग की तरफ हमारा ज्यादा फोकस है अनफॉर्चुनेटली, और बस जो सिलेबस हमारे पास है उसी को पढ़ें और हम पोजीशन लें और हम आगे बढ़ जाएं। लेकिन हमारा एम्फोसिस इस बात पे नहीं है कि हम बुक्स रीड करें और क्या इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स और इन्फ्लुएंसेस होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, कैरेक्टराइजेशन में। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, मतलब टीन एजेस में जब हम आते हैं, तो बुक्स का जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। तो वो जो है आजकल के मॉडर्न एरा में जहाँ हर जगह कोई ना कोई, जैसे आज हम इसकी भी बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी जो है बड़ा इन्फ्लुएंस करती है हमारे ब्रेन्स को, माइंड्स को। उसके साथ साथ अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ऐड करना चाहेंगे तो उसके अंदर एक बुक रीडिंग का भी एक है कि अगर आप करना चाहें छोटी, मतलब आप आसान बुक्स पढ़ें, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बहुत बड़े बड़े और डिफिकल्ट बुक्स और नॉवेल्स को पढ़ना शुरू कर देंगे, या ऑथर्स को या नॉवलिस्ट को। तो आप अच्छे, जैसे एनेट विलेटन है, वो बहुत अच्छे नॉवेल्स जो है उसने लिखे हैं बच्चों के लिए, तो आप वहां से स्टार्ट करें, लेकिन जरूर बुक्स पढ़ें। ठीक है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। एट टाइम्स आपको लगता है कि नाइमा तुम खासी जजमेंटल हो रही हो दूसरों की राइटिंग्स के बारे में, यू शुड नॉट पिक अप द मिस्टेक्स, ठीक है उन्होंने लिख दिया, ठीक है, लेकिन आप भी ऐसा करती हैं? क्या ऐसा फैक्टर पाया जाता है? नहीं, इतना नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स क्या है वो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं। तो क्या है कि उनको वो आप पता नहीं मैं कैसे तरीके से उसको एक्सप्लेन करूं, वो मुझे ये कहती हैं कि नाइमा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मैं उन्हें बता देती हूँ कि ये मिस्टेक्स हैं, तो इसको ऐसे ऐसे ठीक कर लो। तो उनको अगर मेरी कोई भी मैंने कंटेंट राइटिंग की है, कुछ भी लिखा है, तो मैं उनको जरूर जो है प्रूफ रीड करने के लिए अपनी फ्रेंड्स को देती हूँ कि पढ़ो, इसमें कोई मिस्टेक है बता दो।
तो जजमेंटल अगर हम इस लेवल पे हैं तो ठीक है, इन अ सेंस अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आपको मिल रहा है तो आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं इसको। दिस इज अनदर गुड पॉइंट जो आपने ऐड तो किया अगर है। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ही हम देख लें कि अगर मिल रही है आपको एक अच्छा क्रिटिक आपको बता रहा है कि ये मसला है आपकी राइटिंग में, तो आप क्यों नहीं उसे ठीक करना चाहेंगे, फिर चाहे मैं किसी का कर रही हूँ या कोई मेरा कर रहा हो। हाँ, तो ये तो there's no problem in this। ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, हमने ये भी जान लिया है कि लिखने के लिए पढ़ने की कितनी जरूरत है। वैसे हिजरा आपका भी कोई एक्सपोजर है बुक रीडिंग? तो मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ती हूँ। नॉवेल्स कौन से पढ़ती हैं आप, जरा मुझे भी सजेस्ट करें। वेले बैठने को तो अच्छा ही है। मैं असल में कुछ ऐसे होते हैं कि अभी हम रिसेंटली एक हमारे पास ये मेलोडी बेटी की बुक है, इनके ना कोडिपेंडेंसी, क्योंकि मैं असल में रिसर्च वर्क कर रही हूँ, मैं कोडिपेंडेंसी पे, रिलेशनशिप इश्यूज पे, मतलब डिसफंक्शनल रिलेशनशिप इश्यूज पे मैं रिसर्च कर रही हूँ। तो मैं इस पे मैं क्योंकि थोड़ा सा एक्सपोजर भी है, हम ऐसे केसेस भी देखते हैं और अच्छा मतलब कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे लगता है ये, तो मैं आजकल इसको थोड़ा सा रीड कर रही हूँ, इसकी तरफ चीजें। इसकी मैंने एक जो है यूएसए की रिसर्च है, पूरी रिसर्च बेस्ड वो आर्टिकल है पूरा, उनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। मैंने उनके साथ एक मतलब एसोसिएटेड आर्टिकल लिखा भी है कोडिपेंडेंसी पे, और अभी वो है कि मैं पब्लिश की तरफ नहीं है, वो सिर्फ मेरे अपने लिए होता है कि मैं खुद लिख के और उसको देख देख के रख देती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। उसे ज्यादा हम अपने सोशल सर्कल में शेयर कर लेते हैं, लेकिन उसको पब्लिश नहीं करना, क्योंकि मैं अपनी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरी बड़ी बड़ी हिडन होती हैं। मैं कुछ चीजें ऐसी किसी को भी नहीं पता कि मैं वो मैं लिखती हूँ, तो वो मैं हिडन लिखती हूँ और उसके बाद वो हिडन ही रखती हूँ उसे। नहीं, it's fine, it's fine। मैं चाहती हूँ कि उसे जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई ना पढ़े, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि वो रियलिटी से काफी मैं डेफिनेटली एक हमें अपने इस एरिया में रहते हैं, प्रैक्टिस करते हुए बहुत अरसा हो गया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने अपने इर्द गिर्द चीजों में देखी हैं, लोगों को देखा है, तो ऑब्जर्वेशन अच्छी सीखने को, तो वो अब वो चीजें आप किसी से शेयर नहीं इस तरह कर सकते, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि अब मैं आप फला के किससे आपको बताऊं या उनको बताऊं, तो वो होता है कि उसको मिक्स करके मैं इसे शॉर्ट स्टोरी लिख लेती हूँ या उससे मिक्स रेलेवेंसी, यानी कि उससे एसोसिएटेड अगर मुझे भी कोई इस तरह की थॉट्स और मेरे साथ भी कोई इस तरह की चीजें चल रही हैं तो वो मैं मतलब उसका कोलाज बन जाता है। वो बना लेती हूँ। मैं समझ गई, मैं पहुंच गई। अच्छा, नाइमा से बात हो रही थी लिखने के हवाले से, तो आपने क्या लिखा है जो आज आप हमें सुनाना चाहेंगी? तो बेसिकली मैंने वैसे पोइट्री का जॉनरा जो है उससे मैं अभी रिसेंटली मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया है। और रूपी कौर के कुछ मैंने बुक्स पढ़ी पोइट्री की, द सन एंड फ्लावर, मिल्क एंड हनी। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा देख के कि किस तरह पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न एरा में जो अब पोएट्स आ रहे हैं वो या पोएट्स आ रही हैं, वो मतलब कोई और पढ़ेगा तो वो तो ये कहेगा कि ना सर है और ना पैर है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें एक्सप्लेन हो रहा होता है। तो मैंने जो लिखे वो बहुत बेबी स्टेप्स पे पोएम लिखी है, लेकिन आई वुड लव टू लिसन दैट, मुझे अच्छा लगेगा। लाइक टू शेयर इट, लेकिन this is a poem that I have written for my younger sister. She is very close to my heart. माशाल्लाह। उनका नाम? Mahnur. महनूर के लिए ये पोएम है। A girl with a big smiley face, always putting her things in place. People often take her after Miss Grace, but I call her my trace. Just got promoted to the next grade. Had got no interest in trade. Went to school after she prayed. Her potentials had already made people afraid. Of the positive vibes she prayed. Sits and eats while the whole day fades. Her personality got so many positive shades. I call her my soulmate. Over which my mind often debates. We have always got some things to regulate, but still never fail to teach her via slate. Nevertheless, got multiple things to relate. After forgiving each other for our short-term hate, I purple you my forever mate. After all, we have got the same fate. Welcome to the new grade. You have got whole life to invade. Wow. Make your elders feel obeyed. Mama, Baba are already proud of the miracle they have made. Wow, wow, this is amazing. Thank you, thank you. ये आपने फौरन ऐसे बैठे बैठे लिख लिया या आपने थोड़ा वक्त लिया, like ब्रेक्स में? 10 to 15 minutes लगे होंगे। 10 to 15 minutes?
आई थॉट 10 to 15 days. नहीं ये बस बता रही हूँ ना, है ये बहुत बेबी स्टेप्स में, लेकिन बट मेरे लिए इट्स अमेजिंग. Thank you, thank you. बहुत घर वालों को कितनी सपोर्ट आपको हासिल है इस सब में? कुछ ऐसा तो नहीं है कि चैलेंजिंग नहीं रहा? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब है इस मामले में कि आप जो भी एक्सप्रेस करना चाहें, लिखना चाहें, और राइटिंग हाँ. ऐसा है कि आप वैसे भी मैं चूंकि लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, तो जाहिर है आप हाँ. आइडियाज जो है वो बहुत वास्ट होते हैं, इन अ सेंस कि आप वो बातें जो एक आम स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो पढ़ रहा है बच्चा, वो नहीं डिस्कस कर पा रहा होगा, लेकिन लिटरेचर का स्टूडेंट उसको बहुत ओपनली डिस्कस कर पाएगा. वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में जो है एक ऐसा हमें स्पेस प्रोवाइड की गई है कि हम ओपनली डिबेट्स कर सकें, अपने आइडियाज डिस्कस कर सकें. Very good. तो उसके थ्रू कोई मुझे इतना प्रॉब्लम या चैलेंज नहीं फेस करना. ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई चैलेंज फेस करना नहीं पड़ा. ओके, मूविंग बैक टू खिजरा आरिफ, क्या ऐड करना चाहेंगी अब आप? सीजनल डिप्रेशन एंड हाउ टू कंट्रोल, और क्या किया जाए? मैं कॉपिंग स्ट्रेटजीज को ऐड करना चाहूंगी Please, इसमें, जरूर. क्योंकि इसमें बात तो हर कोई करता है कि मतलब होती है, और कैजुअली देखा जाए तो मैंने बहुत दफा देखा है किसी कोई बात नहीं करता वैसे, क्योंकि इसको हम बहुत इग्नोर करते हैं. Yes. क्योंकि वो आपको पता है सीजन है, एपिसोड आएगा, खत्म हो हाँ. जाएगा, तो मतलब हम 20 सीजन लेते हैं, हाँ, चलो कोई फेज है जिंदगी का, फेज सब्र है, करो, सब ठीक हो जिंदगी का जाएगा. हिस्सा समझ के ना हम उसे हाँ. ऐसे गुजार लेते हाँ. हैं. इसमें कॉपिंग स्ट्रेटजी, सबसे मेन कॉपिंग स्ट्रेटजी ये है ना, कि जो मैं खुद भी हमेशा यूज करती हूँ, कि आप जितना हो सके ना अपने लोगों के इर्द गिर्द रहो. ओके. और उनके साथ ना चिट चैट्स करते रहो. ओके. रेलेवेंट ना हो, इररेलेवेंट सही, लेकिन चिट चैट्स करते रहो, लड़ते झगड़ते रहो, थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करते रहो खुद को. ये आपके हर तरह के डिप्रेशन को खत्म करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है. वेरी गुड. जितना आप एक्टिव होंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप लोगों से एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, चीजें, बेशक आप मतलब थोड़ा पैसिव होके कर रहे हैं, लेकिन आप करें जरूर. ठीक उससे है. होता यह है कि आज आप 2 लफ्ज बोलेंगे, कल 4 बोलेंगे, किसी दिन तो पूरे सेंटेंस पर आएंगे ना. हाँ. तो कोशिश करते रहनी चाहिए. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पता क्या कहते हैं कि मैडम क्या हो गया, थोड़े दिन की बात है, बस फिर तो खत्म हो जाती है चीजें. हाँ. हमें बहुत कोशिश की, कोशिश ना करें, हाँ. उस चीज को करें, एक्चुअली करें. मतलब आप जब कोशिश करते हैं ना, तो वो हमारी कोशिश कभी कामयाब नहीं होती, वो सारी जिंदगी कोशिशिशों में ही रह जाते हैं. बिल्कुल. हाँ, मतलब हम उस चीज को वैसे इम्प्लीमेंट करें जैसे हमने उसको सोचा है. ठीक है. अगर आपका जो दिल है, आप उसको फौकियत देना शुरू कर दें, उसको तरजीह दें, और आप चाहें कि मैं ये काम करूं और ये चीज करूं उस तरह जिस तरह मेरा दिल कह रहा है, हाँ. तो मेरा ख्याल से कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी. और यही ठीक है. एक मेन कॉपिंग स्ट्रेटेजी है. यस, कोपिंग स्ट्रैटेजी पर भी फाइनली बात हो गई है. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपने टाइम दिया, आप आई और बहुत कुछ सीखने को मिला. बिकॉज मेरी प्रायोरिटी यही होता है कि हम यंगस्टर्स को शामिल करें, बिगिनर्स को शामिल करें. एंड आई थिंक यू वोंट माइंड इफ आई कॉल यू अ बिगिनर. नो, व्हाई वुड आई माइंड? ओके, ठीक है. बिकॉज यंगस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ताकि देखने वालों को भी कुछ अच्छा पैगाम जाए. इसी के साथ हम ब्रेक पर चलते हैं और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक जी. ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं. आपको खुशामदीद कहते हैं रोही एट 10 में. और इस सेगमेंट में, इससे पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के हवाले से, अपने आप को आप मेंटली फिट कैसे रख सकते हैं. लेकिन अब इस सेगमेंट में हम जरा आते हैं कि आपने अपनी ओरल हाइजीन का कैसे ख्याल रखना, अपने दांतों का ख्याल कैसे रखना है. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को निगलेक्ट करते आए हैं, लेकिन अब ऐसा हमने नहीं करना. और उसके साथ साथ हम शेरो शायरी को कैसे भूल सकते हैं. बिकॉज पहली एपिसोड से ही, पहले प्रोग्राम से ही मैं ये मेंशन करती आ रही हूँ कि मुझे शेरो शायरी में खासा दिलचस्पी है और शेरो शायरी से खासा लगाव है. तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हम शायर हजरात शोरा को अपने प्रोग्राम में शामिल ना करें. तो गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं और ब्रीफ इंट्रोडक्शन की जानिब हम चलते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जुनेद हाशमी, जो कि डेंटल सर्जन हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप सुनाइए, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक. आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र. मेरे दांतों का बड़ा मसला चल रहा है डॉक्टर साहब, आप हल कर देंगे? चलिए इंशाल्लाह ठीक आपको है बताएंगे, जी. हेल्प करेंगे. बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल पे हमने बात करनी है और उनके हल की जानिब हमने चलना है. मूविंग ऑन टू द वेरी सेकंड गेस्ट जो कि हमारे साथ मौजूद है, आतिर अल फिहानी.
क्या मैंने आपका नाम दुरुस्त लिया? जी बिल्कुल। चले, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टेंशन हो रही थी मुझे क्योंकि मैं नाम के मामले में गलत नहीं होना चाहती। सदर बज़्म वफाए कलम और शायर हैं टोबा टेक सिंह से इनका ताल्लुक है। और जैसे कि दिसंबर चल रहा है और साल का इख्तिताम है, दिसंबर एंड होने जा रहा है, लेकिन कुछ असरात जो इसके होते हैं ना वो अभी तक वैसे के वैसे हैं। तो हम उन असरात पे बात करेंगे और दिसंबर और शायरी का जो एक ताल्लुक है, रेलिवेंसी है, उसके हवाले से भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ओके, डॉक्टर मोहम्मद जुनेद हाशमी साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डेंटल सर्जन, ओरल कैविटी से रिलेटेड क्या मेजर प्रॉब्लम्स देखने में आ रहे हैं आजकल कोविड के बाद खास तौर पे? सही। अच्छा, सबसे पहले जो कोरोना से पहले था एक हमारा जनरल रूल कि लोग दांतों की प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते थे, अपना ख्याल नहीं करते थे। लेकिन कोरोना के बाद जो है बहुत ज्यादा जो है मसले मसाइल हम लोगों को दरपेश हुए। इस चीज से रिलेटेड कि इम्यूनिटी आपकी सबसे पहले लो हो जाती है। उसके बाद जब आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपकी डाइट इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। गम से रिलेटेड आपकी बीमारियां बहुत ज्यादा सामने आई हैं। बहुत ज्यादा आपके स्मेल, बैड ब्रेथ जिसको हेलिटोसिस कहते हैं, उसका बहुत ज्यादा मसला है। उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत मसला है, रिकवर नहीं कर पाते लोग। लोगों के दांतों के अंदर कीड़ा ज्यादा लगना शुरू हो गया है, बहुत ज्यादा एब्रेजन हो गई है जिसमें दांत घिसना शुरू हो जाते हैं, फुरना शुरू हो जाते हैं, दांतों का कलर चेंज होना, बिल्कुल बिल्कुल, पीलापन, उसके अलावा बहुत ज्यादा खून आना, स्मेल आना और दांतों का हिलना। ये चीज बहुत ज्यादा हम लोगों ने इस पूरे कोरोना वायरस जो कोविड-19 का उसके बाकी वेरिएंट्स थे, थ्रू आउट 2 इयर्स हम लोगों ने बहुत ज्यादा इसको ऑब्जर्व किया। और उसके बाद फिर हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे को बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्चेस भी हो रही हैं और हमारे नेशनल लेवल पर भी रिसर्चेस हो रही हैं। तो हमने जो सबसे ज्यादा चीज को फोकस किया कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। तो जो चीजें और रिसर्च ने हमें प्रूव किया वो यही था कि आप अपनी डाइट को कैल्शियम, विटामिन, जिंक, इन चीजों को अगर इम्प्रूव करेंगे तो अल्टीमेटली आपके दांतों की कंडीशन भी बेहतर हो सकती है। और हुई भी, हम लोगों ने फॉलोअप किया है पिछले 6 महीनों से। मेरे प्राइवेट सर्जरी में 4-5 पेशेंट्स चल रहे हैं, जिनको हम फॉलोअप भी कर रहे हैं। 40 इयर्स प्लस हैं, कुछ 30 ईयर, 1-2 लोग हैं, एक जो है बुजुर्ग हैं, एक मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ है, उनकी 60 इयर्स प्लस है। तो जब हमने उनको ये चीजें प्रोवाइड की तो हमने रिमार्केबल डिफरेंस देखा। और रिमार्केबल डिफरेंस क्या देखा कि उनकी हेल्थ इंप्रूव हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम मल्टीविटामिन कोरोना के अलावा भी अगर हम लें, क्योंकि आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें फिजिकल एक्सर्शन नहीं है, काम का बर्डन बहुत, जिस तरह आपने बोला कि पिछले सेगमेंट में आपने स्ट्रेस को मैनेज करवाया, तो स्ट्रेस का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों के पास अपनी जात के लिए टाइम नहीं है। आपको फिजिकल एक्सर्शन करनी है, आपको वॉक करनी है। देखिए डायबिटीज, हार्ट डिजीजेज, आपकी हार्ट अटैक्स, ये चीजें बहुत कॉमन है। यस, वेरी कॉमन, यंगस्टर्स में भी बहुत कॉमन है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना लाइफस्टाइल ऐसे मेंटेन करें कि आपको विटामिन, मिनरल्स, आपको हर चीज प्रॉपर मिले भी। आपकी फूड ऐसे हो जिसमें प्रोसेस फूड, पैक फूड, बर्गर, पिज्जा, ये चीजें नहीं। कैल्शियम, विटामिन, जिंक, आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है जो अल्टीमेटली क्या करेगा, गोल अचीव करेगा, आपकी इम्यूनिटी को या कुव्वत मुदाफित को बेहतर करेगा। जब वो बेहतर करेगा अल्टीमेटली आपकी चीजें, आपकी गम डिजीजेज, आपकी माउथ प्रॉब्लम्स, आपकी बॉडी के प्रॉब्लम्स सारे अल्टीमेटली। तो ये जो तमाम डिसऑर्डर्स हैं ये आपको तमाम एज ग्रुप्स में देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, बच्चों में भी? बिल्कुल, बच्चों में खास तौर पे देखिए प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा है। कैंडीज हैं, बार्स हैं, चॉकलेट्स हैं। हमारे जो है माशाल्लाह कम्युनिटी के पेरेंट्स हैं, वो बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स ले देते हैं उनको। तो वो अभी रोने लग जाएगा इसकी जिद पूरी कर देते हैं। वो फिर बिस्किट्स खाते हैं, फिर रात को ब्रश नहीं करते। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम माएँ जब रात को फीडर में दूध देती हैं उसमें चीनी डाल देती हैं। जब आप चीनी डालेंगे और ब्रश नहीं कराएंगे, कुली भी नहीं करके बच्चा सोएगा, सारी रात बैक्टीरिया को तो आपने एक ओपन ग्राउंड दे दिया खेलने के लिए। तो वो जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद जुनेद हाशमी, डेंटल सर्जन हैं और हमारे दांतों से रिलेटेड जितने भी मसाइल देखने में आ रहे हैं और मेरे अपने भी बहुत सारे मसाइल हैं वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी और कोशिश करेंगे कि तमाम चीजों को कवर किया जा सके। हम दूसरे गेस्ट की जानिब मूव करते हैं। आतिर अल-फिहानी, टोबा टेक सिंह से इनका ताल्लुक है, शायर है। आपके इस सफर के बारे में तो मैं जानना चाहती हूँ, कब आगाज हुआ? मैडम, शायर जो होता है ना, असातिज़ा बताते हैं कि शायर बेसिकली पैदाइशी तौर पे शायर होता है। बिल्कुल। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको किसी भी वक्त स्टार्ट कर दिया जाए। तो तालिबे इल्मी के दौर से जो है वो बैतबाजी के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन करनी और वहां से इसके साथ जो है वो रगबत रही। फिर असातिज़ा की जो है वो सोबत में ऐसी मुयस्सर आई है कि हम जो है वो निखरते चले गए। खूब।
तो यानी इसका कोई प्रॉपर कहीं से स्टार्ट तो लिया होगा आपने? स्टार्ट स्टूडेंट लाइफ से ही। जब हम तालिब इल्म थे तो बैतबाजी 9th 10th क्लास से हमें जो है वो शायरी के साथ जो है वो लगाव हमारा हुआ, और तब हम अपने शेर तो नहीं कहते थे, हाँ। दूसरों के कहते थे, लेकिन उसके साथ साथ फिर कहीं ना कहीं बीच में हम लिखना स्टार्ट कर दिया था हमने। ओके, आपको वैसे अपना कोई पहला शेर याद है? जी बिल्कुल याद है। क्या बात है, ये भी कोई भूलने वाली चीज है? कितना कैसे फजूल सवाल किया है मैंने, ये कोई भूलने वाली चीज थोड़ी है। चले आप मुझे अपना पहला शेर तो सुनाएं जरा। पहला शेर आपको मैं सुनाता हूँ जी। अपना पहला शेर यानी आपकी पहली कोशिश, आपका पहला काम कहाँ से स्टार्ट हुआ ये तो नहीं याद, लेकिन जो भी मुझे रिसेंटली याद है वो मैं आपको सुना देता हूँ कि मेरी इतनी रियाजत है कि आंखें बंद करके भी, कि मेरी इतनी रियाजत है कि आंखें बंद करके भी तुझे जो छू के आती है हवा मैं देख सकता हूँ। क्या बात है। मेरी इतनी रियाजत है कि आंखें बंद करके भी तुझे जो छू के आती है हवा मैं देख सकता हूँ। और सरे महफिल तवाइफ है कसम से बेहयाना है, कि सरे महफिल तवाइफ है कसम से बेहयाना है, छुपी आंखों में उसकी है हया मैं देख सकता हूँ। क्या बात है। छुपी आंखों में उसकी है हया मैं देख सकता हूँ। तो ये मेरे कुछ अशार जो स्टार्ट में मुझे याद पड़े वो मैंने नहीं, बहुत खूब बहुत खूब। मैं तो अभी आपकी फैन हो गई हूँ। आप कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, मैं तो फिर सही वाली फैन हो जाती हूँ। तो फिर आपने कैसे इसको आगे इनिशिएट किया, कैसे इसको आगे बढ़ाया? फैमिली की कितनी सपोर्ट आपको हासिल रही? फैमिली की तरफ से डेफिनेटली सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। अगर फैमिली की तरफ से सपोर्ट ना हो तो मुशायरे पे जाना और शायरी की तख्लीक करना ये एक मुश्किल अमल है। बिल्कुल। तो अगर आपको फैमिली की सपोर्ट ना हो तो कोई भी काम बंदा नहीं कर सकता। गो के चैलेंजेस होते हैं, बंदे को मैनेज करना पड़ता है, लेकिन फैमिली की सपोर्ट मुझे हमेशा रही है इस हवाले से। और स्पेशली जब असातिज़ा मुझे मिले, हमारे असातिज़ा हैं मंजर फ्लोरी साहब जिनका दुनिया में नाम है, जो कि गैर मनकूत नात के हवाले से आलमी जो है वो शोहरत रखते हैं और सदात की अवार्ड याफ्ता शायर हैं। तो जब उन्होंने हमें देखा और हमें चुना और हमें तराशा और हम फिर निखरते चले गए। क्या बात है। वैसे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे और मैं तो इस हवाले से खासा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे मंजर फ्लोरी साहब और नदीम नाजिर साहब जैसे शायर जो कि हजरत जॉन एलिया के शागिर्द हैं, उनकी सोहबत मुयस्सर है। और जब ऐसे असातिज़ा की सोहबत मुयस्सर हो तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि अच्छा शायर अच्छा शेर ना कहे। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है। तो कोई आपके पसंदीदा शायर भी तो होंगे? बिल्कुल, मैंने आपसे जैसे अर्ज किया, मेरे असातिज़ा ही मेरे पसंदीदा जो है वो शायर है मंजर फ्लोरी साहब और नदीम नाजिर साहब और ताहिर मेमू ताहिर साहब, ये हमारे हल्के के जो फेमस शायर हैं और ये अवार्ड याफ्ता शायर हैं हमारे। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। नो डाउट टीचर्स का बहुत बड़ा किरदार होता है हमारी ग्रोथ में और हमारी बेहतर जिंदगी में बहुत बड़ा किरदार होता है। आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं तो गुफ्तगू का आगाज ही शेर व शायरी से करना चाह रही हूँ, बातें तो चलती रहेंगी। आपने जिक्र किया दिसंबर का, दिसंबर के हवाले से एक ताज़ा गजल है, वो आपकी समातों की नजर करता हूँ। डॉक्टर साहब आप भी प्लीज समात कीजिएगा। इंटरेस्ट लेना है आपने। दिसंबर के महीने में मुझे सर्दी नहीं लगती, कि दिसंबर के महीने में मुझे सर्दी नहीं लगती, तेरी यादों की हिद्दत गर्म रखती है दिसंबर में। दिसंबर के महीने में मुझे सर्दी नहीं लगती, तेरी यादों की हिद्दत गर्म रखती है दिसंबर में। और मेरे महबूब का लहजा ही इतना सर्द है यारो, कि मेरे महबूब का लहजा ही इतना सर्द है यारो, मेरे महबूब से सर्दी भी जलती है दिसंबर में। क्या बात है। मेरे महबूब से सर्दी भी जलती है दिसंबर में। और गुलो गुलजार सारे ही बड़ी खुशियां मनाते हैं, कि गुलो गुलजार सारे ही बड़ी खुशियां मनाते हैं, मेरी महबूब शोखी से जो हंसती है दिसंबर में। क्या बात है। मेरी महबूब शोखी से जो हंसती है दिसंबर में। और मेरा महबूब जैसे घर से अपने कम निकलता है, कि मेरा महबूब जैसे घर से अपने कम निकलता है, क्या बात कुछ ऐसे धूप थोड़ा कम निकलती है दिसंबर में। क्या कहने। मेरा महबूब जैसे घर से अपने कम निकलता है, कुछ ऐसे धूप थोड़ा कम निकलती है दिसंबर में। और मोहब्बत मैं कहूँ इसको या मौसम की अनायत है, कि मोहब्बत मैं कहूँ इसको या मौसम की अनायत है, मुझे वो देखकर अक्सर ही हंसती है दिसंबर में। क्या बात मुझे है। वो देखकर अक्सर ही हंसती है दिसंबर में। और दिसंबर में किसी से वो नहीं मिलती मगर साजिद, कि दिसंबर में डॉक्टर साहब दिसंबर में किसी से वो नहीं मिलती मगर आतिर, मेरा सुनते ही नंगे पांव आती है दिसंबर में। ओहो मेरा सुनते ही नंगे पांव आती है दिसंबर में। दिसंबर के महीने में मुझे सर्दी नहीं लगती। क्या बात। दिसंबर के महीने में मुझे सर्दी नहीं लगती,
तेरी यादों की हिद्दत गर्म रखती है दिसंबर में। क्या बात है, क्या बात है। एक तो दिसंबर, एक तो सर्दी, और फिर जो महबूब है ना, महबूब से रिलेटेड जितने मसाइल होते हैं ना, शायद ही किसी चीज से रिलेटेड होते हैं। हाँ, इन्होंने जिस तरह जज्बात को प्रॉपर बिल्कुल किया है, बिल्कुल खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि बस आपने इतना ही सुनाना था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपने बहुत कुछ हमें बताना है, बहुत कुछ सुनाना है। महबूब के मसाइल तो डिस्कस हो ही रहे हैं, लेकिन जरा दांतों की जाने बातें हैं, बहुत जरूरी है इस बारे में बात करना। गम्स से रिलेटेड बहुत इश्यूज हैं, गम्स ब्लीडिंग हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर, मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही अब तक, के इशू है क्या? अच्छा, उसमें दो तरह की फ्लॉज होते हैं, कमियां, या आपने समझें कि ये ड्रॉबैक्स होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आपका प्रॉपर ब्रश करने का अंदाज ठीक ना हो। जब आप दांत, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दांत है और आप दांतों को यूं यूं ब्रश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसकी तारें हैं, जो ब्रिस्टल्स हैं ब्रश के, वो मसूड़े को अपनी जगह से हटाएंगे। जब हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि ब्लीडिंग आती है। तो वो आप कहते हैं कि जी हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों से ब्लीडिंग आती है। ऐसा नहीं है, ऐसा आपका प्रॉपर ब्रश करने का तरीका नहीं है। जब आप इसको राउंड द क्लॉक सर्कुलर मोशन में आप जब ब्रश करेंगे, जिस तरह घड़ी की सुई यूं चलती है, आप करेंगे, सर्कुलेशन भी इंप्रूव होती है आपकी, और मसूड़े अपनी जगह से छिलते नहीं है। और पूरे दांतों पे ब्रश आपका, कहते हैं 2 से 3 मिनट आपने एक साइड पर, फ्रंट के अगर दांत है तो 2 से 3 दफा आपने उसको राउंड द क्लॉक आपने उसको ब्रश करना है प्रॉपर। और बच्चों में खास तौर पे ये कि मटर के दाने से ज्यादा बड़ा आपने टूथपेस्ट नहीं देना। मैं डिफरेंट स्पेसिफिक ब्रांड पे नहीं जाऊंगा, बहुत सारी मार्केट में अच्छे ब्रांड्स मिल रहे हैं। आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है, तो जिसमें 1000 पार्ट्स मिलियन फ्लोराइड, 1 ppm फ्लोराइड की मिकदार अगर उस टूथपेस्ट में मौजूद है तो वो अच्छा टूथपेस्ट है। ठीक है, तो वो अच्छा टूथपेस्ट, वो अच्छा टूथपेस्ट है। आप उसकी बैक साइड पे देखेंगे तो डिफरेंट ब्रांड्स में आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और अगर हम टूथब्रश की बात करते हैं, जी, तो टूथब्रश की भी सिलेक्शन के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कैसा टूथब्रश लेना है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उसमें आपके पास होता है सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। हार्ड हम लोग जो टूथब्रश देते हैं, मैं फिर अगेन कहूंगा डिफरेंट ब्रांड्स हैं हमारे। हार्ड टूथब्रश जो है आपका, वो आपने इस्तेमाल करते हैं स्मोकर्स में, जो सिगरेट पीते हैं या कोई, मतलब ऑब्वियसली छालिया, पान, कुछ स्टेन्स, उसमें इतने निशानात बन जाते हैं कि ऑटोमेटिकली आपके हार्ड टूथब्रश के अलावा कहीं नहीं निकल सकते। सख्त आपकी तारें होंगी तो ऑटोमेटिकली, जो नॉर्मल रूटीन में आप यूज, जिस तरह अब आपने बात की गम्स की, तो आप मीडियम यूज कीजिए। मीडियम टूथब्रश यूज करेंगी आप एक अच्छे फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ, तो आपके गम्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। और आपको जो मसूड़ों से खून आता है, ब्लीडिंग गम्स का बहुत ज्यादा आजकल इशू हर चौथे बंदे में आ रहा है, तो वो भी कम हो जाएगा। और जो हमारे डायबिटीज के पेशेंट हैं, हमारे हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको हम एज अ डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि वो अपना सॉफ्ट यूज करें। ठीक है। और हमारी दाढ़ से रिलेटेड क्या इश्यूज आपको आजकल, कौन से ज्यादा केसेस आप देख रहे हैं? जी, दाढ़ों से रिलेटेड ये होता है कि प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होती तो खाना फंस जाता है दांतों के दरमियान। उसके लिए कहते हैं कि जी लोग अक्सर, जो सबसे बड़ी एक और चीज मैं मेंशन करूंगा हाईलाइट, कि टूथ पिक यूज करते हैं। प्लीज खुदारा आप पिक ना यूज कीजिए। जब टूथपिक आप यूज करेंगे, आप खाना फंसेगा, बार बार सुराख आप बड़ा कर रहे हैं। हर दफा आप मसूड़े को छीलेंगे, खाना तो निकल जाएगा, वो ब्लीडिंग भी होती है, और वो सुराख आहिस्ता आहिस्ता मसूड़ा अपनी जगह से करता जाता है। आप हलाल करें, धागा ले लें आप, या फ्लॉस ले लें, डेंटल फ्लॉस होता है, या धागा घर में आपका नलकी होती है, उसको आप इस यूं घुमाएं, दो दांतों के दरमियान आप डालें, मुंह के अंदर वाली साइड की उंगली से आप निकाल दें, और यूं तार, जब आप धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे तो खाना चिपक के बाहर आ जाएगा। उसमें एक चीज आपका जो है, गैप भी नहीं बढ़ेगा दांतों में फासला, मसूड़े अपनी जगह से नहीं हटेंगे, मसूड़ा छिलेगा नहीं। ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो आपने अपने जहन में रखते हुए अपने दांतों की सफाई करनी है, और 2 दांतों के दरमियान जब आपका फासला बढ़ने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो जैसे कि आप माशाल्लाह चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो बच्चों में आजकल आप कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा देख रहे हैं? तो कीड़ा लग जाता है दांतों में, उसके अलावा भी बच्चों में भी गम्स ब्लीडिंग का इशू है? बिल्कुल ब्लीडिंग का इशू है। और दूसरी बात यह कि बच्चों के दांत भुर जाते हैं। वो क्यों भुर जाते हैं कि आपने मीठा इतना खिला दिया माओ ने कि आपने ख्याल नहीं किया, मुंह में आपने डाल दी, टॉफी डाल दी, बच्चा रो रहा है, मीठी चीजें आपने दी। आप देखिए मेजॉरिटी हमारी मार्केट्स में जो पैक्ड फूड आ रहा है, मेजॉरिटी उसमें पैक्ड फूड में मीठा ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आइस लॉलीज हो गई आपकी कैंडीज हो गई, आपके बिस्किट हो गए, आपकी चॉकलेट्स हो गई, आपके चिप्स हो गए, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि दांतों के साथ चिपक जाती हैं।
स्टिकी फूड जिसको आप बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल। जब दांतों के साथ चीजें चिपकेंगी तो ऑटोमेटिकली आपका बैक्टीरिया बढ़ जाएगा, बैक्टीरिया बढ़ेगा, वो मल्टीपल ग्रो होगा एक ऐसी बिल्कुल जगह ऐसा जहाँ ही पे है। तो आपकी बीमारियां भी बढ़ जाएंगी। तो बच्चों में खास तौर पे मीठे की वजह से बहुत ज्यादा कीड़े हैं, दांत घिसना शुरू हो गए। 6 साल तक आपके दूध के दांत रहते हैं, उसके बाद टूट के नए दांत आते हैं पक्के, तो पूरी लाइफ चलते हैं आपके। तो जब दूध के दांत आपके 2-3 साल में ही सारे खत्म हो जाएंगे तो फिर बच्चे तो बेचारे मासूम होते हैं, उनको समझ नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो ये चीज बहुत वालिदैन की जिम्मेदारी, बिल्कुल। हम सबकी जिम्मेदारी जो हमसे छोटे हैं, हम उनका ख्याल रखें, उनके दांतों का ख्याल रखें। बहुत मैं कहती हूँ शख्सियत में बहुत बड़ा किरदार होता है बिल्कुल, आपके बिल्कुल दांतों का। और एक मैं समझती हूँ कि आजकल ये चीज बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, ये दांतों का कलर। लोग समझते हैं कि ये व्हाइट है, क्या दांतों का कलर व्हाइट ही होता है? जी डिपेंड करता है। अक्सर लोगों का दांतों की हड्डी का अंदर एक हड्डी होती है, 3 लेयर्स होती है, इनेमल, डेंटीन एंड पल्प। डेंटीन जो दूसरी दरमियान की लेयर होती है उसका कलर भी होता है, वो कुछ हद तक आपका जरूर मैटर करता है। लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पियेंगे, एसिडिक होता है, तेजाबियत ज्यादा करता है, दांतों के अंदर पीलापन आ जाएगा, दांत घिसेंगे आपके, दांतों का कलर चेंज होगा। आप मीठा खाएंगे, आपके दांतों के ऊपर कीड़ा लगेगा, आपका कलर चेंज होगा। आप ऐसा खाना या ऐसी खुराक खाएंगे जिसके अंदर फ्राइड फूड आ जाता है, वो आपके दांतों की जो हसासपन है उसको एक्सपोज कर देगा। दांत हसास हो जाएंगे, आप मीठा खाएंगे। ये चीजें ऐसी हैं जो आपके दांतों के कलर को बहुत चेंज करती हैं। 20% आपके दांतों की हड्डी का कलर होता है और 80% हमारी खुराक, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, ये चीजों को बहुत अफेक्ट करता है। ओके, एंड ग्रेजुअली वो पेल से होना शुरू हो जाता है, येलोइश हो जाते हैं, पेल हो जाते हैं। फिर हमारे पास मसले लेकर आते हैं, जी आप इसकी वाइटनिंग सिस्टम कर दें। अब जैसे हमारे मॉडल्स हैं बहुत ज्यादा, महविश हयात है, माधुरी दीक्षित है, जूलिया रॉबर्ट्स है, तो इन्होंने सारों ने स्माइल मेकओवर्स करवाए हुए हैं। तो व्हाट इज द प्रोसीजर? तो हमारे पास आते हैं हम, वो एक प्रॉपर हमारे पास एक किट आती है। 30 to 40 मिनट्स हम उसको कर तो देते हैं, लेकिन आप फिर जब दोबारा जाके अपने घरों में दोबारा स्मोक करेंगे, दोबारा खाएंगे खाना उसी तरह की प्रोसेस फूड खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो इफेक्ट है वो आपका खत्म हो जाएगा। और फिर 6 महीने बाद फिर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, जी अब आपने तो ये किया था, अब क्या हो गया? भाई आपका कसूर है, हमारा नहीं है। आपको जो एहतियात दी गई आपने वो फॉलो ही नहीं की। तो ये नौबत ही ना लाई जाए कि इस तरीके के ट्रीटमेंट्स आपको उनका इस्तेमाल करना पड़े या उनकी मदद लेनी पड़े, तो पहले से ही बंदा एहतियात कर ले तो आप इस स्टेज पर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, एक और इशू देखने में आया है, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी और इस इशू को डिस्कस करूंगी, बिकॉज आई फील दैट इज वेरी स्ट्रेंज, लेकिन उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। आतिर अल्फहानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं, दोबारा मैं जिक्र करती चलूं, टोबा टेक सिंह से इनका ताल्लुक है और सदर बज़्म कलम। वेरी गुड, आपसे बात करके वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। अब और आप कुछ बताएं अपने इस सफर के बारे में। आप कहीं जाते हैं मुशायरे में तो कैसा फील होता है? ऑन स्टेज आप जब परफॉर्म करते हैं तो कैसी फीलिंग होती है? बिल्कुल जी, शायर जो है वो शायरी लिखता है, वो तख्लीक करता है, वो सुनाने के लिए करता है। बिल्कुल। तो अगर हम कहें कि शायर लिखे और सुनाए ना, तो ये गलत बात है, उसके साथ ज्यादती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने लिखा और आपने उसको अपने तक रख दिया हो कि नहीं मैं ये नहीं दिखाना चाहता दुनिया के सामने? हाँ, समटाइम ऐसी चीजें होती हैं कि बंदा कहता है कि यार इसको ना छुपा ही लिया जाए, बेहतर है। उसमें कोई मसलहत होती है, इसलिए उसको बंदा रख लेता है। लेकिन नॉर्मली जो शायरी है वो आवाम के लिए होती है, क्योंकि शायर जो है वो आवाम की अक्कासी करता है, आवाम के ख्यालात की भी अक्कासी करता है। उसके अपने जज्बात तो होते ही होते हैं, अपने मुशाहदात तो होते ही हैं, लेकिन वो मुआशरे में जो चीजें हो रही होती हैं उनके ऊपर भी वो लिखता है। तो डेफिनेटली हम लिखते हैं और मुशायरे खुद भी करवाते हैं, और मुशायरे जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हमें मदऊ भी किया जाता है, हम जाते हैं और भरपूर तरीके से मुशायरे पढ़ते हैं। क्या बात है। वैसे अभी इससे पहले सेगमेंट में हमारे पास एक राइटर, एक बुक रीडिंग एंथुजियास्ट मौजूद थी, नाइमा, उनसे हम यही बात कर रहे थे कि लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है। लिखने के लिए जब आपका अगर मुताला ही नहीं है तो फिर वो शायर जो है वो कहीं ना कहीं कमी उसमें रह जाएगी। रिच वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। हाँ जी, जितना ज्यादा मुताला होगा उतना ही अच्छा जो है वो अदब तख्लीक होगा। बहुत खूब। घर में आपकी जिंदगी कैसी है? घर की जिंदगी जैसी घर में होती है वैसी। तो आप बिल्कुल मतलब अपने घर में जब अपने आप को टाइम देते हैं तो वो आपका मी टाइम कैसा होता है? मैं हमेशा ये सवाल बहुत सारी पर्सनालिटी से भी करती हूँ, बिकॉज आई वांट टू नो कि जैसे आप बाहर होते हैं वो तो हमारे सामने है, वो आवाम के सामने है, आतिर अल्फहानी साहब, तो घर में आप कैसे वाले साहब हैं? हम घर में वैसे वाले साहब हैं जो साहब अक्सर बेगमात के सामने होते हैं, हम भी वैसे हैं। तो घर के मसाइल होते हैं, घर की ये खूबसूरती होती है कि वहाँ पे वालिदैन हैं और वहाँ पे आपके मिसेज हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, डेफिनेटली वो एक माहौल अलग होता है। अगर मैं दुनिया के लिए एक शायर हूँ तो उनके लिए मैं उनके साथ जो रिश्ते से मैं मुंसलिक हूँ, उनका मैं बेटा भी हूँ, किसी का मैं भाई हूँ, किसी का मैं शौहर हूँ, तो वो रिश्तों को पास करना और उनको
लेके साथ निभाना ये मुश्किल अमल है, सिर्फ शायर के लिए नहीं, इवन कि कोई भी बंदा है इस माशरे में, तो फैमिली के चैलेंजेस होते हैं लेकिन उनको साथ लेके चलना होता है। लेकिन उनको साथ लेकर चलना होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही पॉजिटिव सा मैसेज। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। बहुत सारी और चीजें जो कि हमने जाननी है ओरल हाइजीन से रिलेटेड और शेर व शायरी से रिलेटेड, तो आपने हमारे साथ रहना है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। आपको एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। रोही एट 10 में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जुनेद हाशमी, डेंटल सर्जन हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। ओरल हाइजीन से रिलेटेड और ओरल कैविटी से रिलेटेड जितने भी मेजर डिसऑर्डर्स देखने में आज मिल रहे हैं, आजकल मिल रहे हैं, और कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है, कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है इन डिसऑर्डर से, इस पर हम इन डेप्थ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शायर आतिर अल-फिहानी, टोबा टेक सिंह से इनका ताल्लुक है और इनसे हम शेर व शायरी की एक महफिल सजाए बैठे हैं। और डॉक्टर साहब, आपका भी कोई इंटरेस्ट है शेर व शायरी में? ये थोड़ा बहुत रहा है, हर किसी का रहता है। हाँ, हमारा भी रहा है। बिल्कुल। शुक्र है ये बात एडमिट कर ली गई कि शेर व शायरी में हर किसी का लगाव होता है। बेशक आप नहीं लिखते, लेकिन आपको पढ़ना और सुनना पसंद है। मेरे ख्याल से इमोशंस हैं, हम लोग जज्बात हर किसी में होते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के। तो मेरे ख्याल में जज्बात की अक्कासी करती है ये चीजें, अल्फाज। तो इन्होंने बड़ा अच्छा माशाल्लाह पोर्ट्रे किया है लफ्जों से। बिल्कुल, बेशक बेशक, अदायगी बहुत खूबसूरत और आवाज भी बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपको भी, आपके भी कोई पसंदीदा शायर हैं जिनको आप बहुत पढ़ते हों या कभी कभी पढ़ लेते हों? जी, मीर तकी मीर पुराने हमारे बहुत मशहूर अलामा मोहम्मद इकबाल साहब। तो मैट्रिक के बाद अब तो खैर बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन हाँ ये है कि शेर व शायरी की अपना महफिल हो तो बिल्कुल आपके जज्बात खुद बाहर निकलते हैं और खुशी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ज़ौक की बात है, उर्दू अदब से लगाओ, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने बोला। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, हर इंसान में होता है। देखिए, अच्छी चीजें, अच्छे जज्बात हर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मुतवज्जा करते हैं। तो हर इंसान के अंदर जज्बात होते हैं, बस उनको समझने की थोड़ी सी आपके अंदर कैपेसिटी या सलाहियत होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से चीजें, हर चीज का शौक एक अच्छा शौक होता है। आतिर साहब, एक सोच है जिसको शेर व शायरी के साथ एसोसिएट कर दिया गया है कि शायर हजरात बड़ी उदास तबीयत के होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं खुद उदास हो गई हूँ बोल। शायर जो होता है जी, वो हंसता भी है, रोता भी है, जज्बात होते हैं उसमें। तो सिर्फ उसको उदास कह देना मेरे ख्याल उसके साथ नाइंसाफी है। जाती है ना। तो वो खुश भी होता है, वो खेलता भी है, तो वो रोता भी है। और मेरा ख्याल है कि आम आवाम जो है, आवाम वो भी हंसती है, रोती, उदास भी होती है। तो शायर थोड़ा सा हसास होता है, उसमें पिकिंग पावर ज्यादा होती है, और वो जिस एंगल से दुनिया को देखता है, आम लोग उस एंगल से नहीं देख रहे होते। ये फर्क होता है शायर का। ठीक है, तो आपकी शायरी ज्यादा किस तरफ इंक्लाइंड है? शायरी बेसिकली तो कहा जाता है कि मोहब्बत के ऊपर लिखी जाती है, तो डेफिनेटली हम भी अभी मोहब्बत के ऊपर भी लिखते हैं, लेकिन इसमें समाजी इश्यूज जो हैं उसके ऊपर भी लिखा जाता है, फैमिलीज के ऊपर भी लिखा जाता है। सॉरी, तो डिफरेंट टॉपिक जो है, मौजूआत होते हैं, वो सबके ऊपर तबाज़माई की जाती है। ये नहीं कि सिर्फ मोहब्बत के लिए ही शायरी है, बाकी अदर्स टॉपिक्स भी पड़े हुए हैं। बेशुमार शायरी अब चेंज हो रही है। पहले कहा जाता था कि जो शायरी है जनाब, ये क्या मोहब्बत की बातें की जा रही हैं। आप मोहब्बत से हट के भी बात करें। मैं आपको एक नज़म, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक नज़म सुनाना चाह रहा हूँ। नज़म सुनिएगा डॉक्टर साहब। नज़म का उन्वान है खुशी पर मातम। खुशी पर मातम। कि देखो भाई, गम न करना, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। देखो भाई, गम न करना, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। मुझको गले लगाकर अपने जी भर कर सब रो रहे थे, दिलासा और तसल्ली मिलकर मुझको सारे दे रहे थे। हैरान हुआ था सुनकर बातें सबकी ऐसी वैसी बातें। हैरान हुआ था सुनकर बातें सबकी ऐसी वैसी बातें। जानते हो ये बातें सारी, दिलासा और तसल्ली सारी क्यों कर मुझको दे रहे थे। सुनो, कोई मरा नहीं था, जन्म हुआ था एक बेटी का। ये रियलिटी है हमारी। ये रियलिटी। और अब आपने बिल्कुल, मैं अब एग्री करूंगी इस बात पे कि वाकई जो हमारे सोशल इश्यूज हैं, जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, उन पर भी लिखना, उन पर बात करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये समझते हैं कि शायर हजरात सिर्फ मोहब्बत के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, मोहब्बत पर लिखते हैं या उस पर बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर चीज को साथ लेकर चला जाता है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने ऐड की है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया है। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे हैं ओरल कैविटी से रिलेटेड मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से। अब हम थोड़ा सा विजडम टूथ की भी
बात कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। विजडम टूथ वेरी पेनफुल, नो डाउट वेरी पेनफुल, बट आप कैसे उसको अर्ली स्टेज पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज द इशू? जी, सबसे बड़ी बात यह कि जो आपका विजडम टूथ से रिलेटेड बात है, अकल दाढ़ जिसको कहते हैं, वो बहुत से लोग एसोसिएट करते हैं जी अकल से रिलेट करती है। अकल आने वाली है। बिल्कुल, आपकी 24 से 25 साल तक आपकी अकल दाढ़ का प्रोसेस जारी रहता है। ओके। बिल्कुल, लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता, 25 ईयर्स तक आपकी अकल दाढ़ आपकी आ सकती है, 25 to 26 रफली एस्टिमेटेड। लेकिन उसमें ये चीज है कि अगर आपकी अकल दाढ़ मुंह में नहीं आती तो हड्डी के अंदर रहती, प्रेशर बनता है। देखें, जबड़ा छोटा है आपका, ऑटोमेटिकली जब जबड़ा छोटा होगा तो आपका प्रेशर डेवलप होगा, नीचे पीछे से दांत निकल रहा है, उसने प्रेशर तो आगे वाले दांतों को देना, वो पेनफुल होगा, सारी रात आप सो नहीं पाते। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको मेडिसिन दे देते हैं कि आप ये मेडिसिन से अपने दर्द को कुछ हद तक कंट्रोल कर लें। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें, अकल दाढ़ का सिर्फ एक ही हल है, उसको निकालना। सर्जिकली उसको आप रिमूव करते हैं हड्डी के साथ, थोड़ा सा डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशन के ऊपर कि जो अकल दाढ़ है वो किस एंगल पे, किस पॉइंट पे निकली है। उसमें मेजर सर्जरी भी होती है जिसमें बोन को कट करके आप उसको इंसिजन देके, चीरा देकर आप उसको प्रॉपर उसको निकालते हैं और प्रॉपर उसकी एक सर्जरी होती है जिसमें आधा पौना घंटा लग जाता है। तो लोग अक्सर डरते हैं, ओहो जनाब ये आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। देखिए, घबराना नहीं है, हर चीज का एक इलाज होता है। देखिए, आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल, एनेस्थीसिया देकर आपने उनको सुन कर उस एरिया को किया। अगर आप नहीं, अच्छा मेजोरिटी अब आपने ये इशू रेस किया तो मैं ये भी बताऊंगा कि अकल दाढ़ से रिलेटेड लोग बैठे रहते हैं 2-2, 5-5 साल तक, दवाइयां खाते रहते हैं, वो गल जाती है, साथ वाले दांत भी गल जाते हैं, फिर हमारे पास आते हैं जी अब इसको आप निकाल दें। देखिए, लोगों के अंदर शऊर नहीं है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, हमने खुद फैलानी है। बिल्कुल, हमने कैसे फैलानी है, हमने लोगों को बताना है कि इसके बुरे असरात क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, आपकी एक अकल दाढ़ है वो खराब है, आपको नहीं प्रॉपर फंक्शन में आ रही, सोजन है आपको तकलीफ दे रही है, आपको इन्फेक्शन है, तो आप उसको टाइमली निकलवा दें। अब जब हमारे पास मेजॉरिटी 70% मरीज आते हैं, प्राइवेट सर्जरी में भी, हॉस्पिटल लेवल पर भी, वो 70% आपका दांत तो गला हुआ होता है, साथ 2 आगे पीछे वाली दाढ़ें भी गल जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दाढ़ें वाहिद, अगर आपको पता हो तो वाहिद एक ऐसे दांत है ओरल कैविटी में, मुंह के अंदर, जिनसे आप चबाते हो। फ्रंट के दांतों से आप सिर्फ काटते हो, उनसे चबा के ग्राइंड करके आपके स्टमक में, मैदे में जाएगा वो। तो जब आपने उनकी एहतियात नहीं की तो ऑटोमेटिकली फिर आपको तो मसले होंगे, फिर प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे, फिर निकलवाना पड़ता है, फिर लगवाना पड़ता है, फिर बड़े मसले हो जाते हैं। इसलिए प्रिवेंशन कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अकल दाढ़ की हम बात कर रहे हैं, इसके मेजर सिम्टम्स क्या हैं? कब हमें पता चलेगा कि यस ये अकल दाढ़ वाला ही इशू है? बिकॉज हर कोई कह रहा होता है विजडम टूथ का मसला है, बट हो सकता है कि ऐसा ना हो, कोई और प्रॉब्लम भी हो। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह कि मैं तो यही कहूंगा कि हर 3 महीने बाद रेगुलरली आपको अपने डेंटिस्ट के पास या हॉस्पिटल लेवल पर चेक करवाना चाहिए। दूसरी बात, जब आपको लगे कि सोजन ज्यादा बढ़ गई है, आपको इस जॉ के एंगल वाली साइड पर स्वेलिंग है, सोजन है, पेन है, दर्द है, रेडिएट कर रहा पेन दिमाग की नसों तक जा रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली समझे कि आपके लिए एक अलार्मिंग बात है। एंड व्हेन यू फील लाइक आपने कोई कैंडी रखी हुई है, यहाँ पे कोई टॉफी है, देयर इज अ प्रेशर। बिल्कुल, प्रेशर सबसे बड़ी बात यह है। तो आपने प्रेशर, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये साइंस है, तो आपने अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना है। आप एक एक्सरे अच्छा सा करवाएं, आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, डेंटिस्ट आपको बताएगा कि आइदर आपका क्या मसला है और इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बजाय इसके कि मसला बढ़े आपका। अनदर इशू जिसका मैं जिक्र कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, दैट वाज कि मैंने बहुत सारे लोगों से, अपने सर्कल की ही मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहा है और हो रहा है कि दांतों के क्रैक्स, दांत पीसेस में लाइक देयर कमिंग आउट, दांतों के ही पीसेस। मेरे लिए तो बड़ा ये स्ट्रेंज रहा, बहुत वियर्ड रहा, बट आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन नाउ। तो इसकी क्या रीजन है? डाइट? बिल्कुल, डाइट। जैसे मैंने पहले बताया, कैल्शियम नहीं लेते लोग, दूध नहीं पीते। वो कहते हैं जी अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं अच्छा ये तो दूध तो बच्चे पीते हैं। नहीं, दिस इज नॉट, ऐसे नहीं करना आपने। आपको कैल्शियम की जरूरत खवातीन में खास तौर पर आफ्टर 20 ईयर्स, आपको पता है मसले मसाइल बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी के बाद, आगे पीछे, उससे पहले, आफ्टर मैरिज, तो चीजें बहुत ज्यादा, और खवातीन में ज्यादा देखा गया। दांत भुर जाते हैं, पीसीज में कब टूटते हैं? जब आपके दांत बेजान हो जाए। आपको कैल्शियम फ्लोराइड की मिकदार प्रॉपर फ्लोराइड की फॉर्म में या डेली रिक्वायरमेंट ना हो। आप देखें फ्लोराइड की मिकदार पानी में है,
फ्लोराइड आपके दूध के अंदर है, फ्लोराइड आपके नमक के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर ये तीनों चीजें प्रॉपर अप्रोप्रिएट लेंगे, एक क्वांटिटी में लेंगे, तो आपको कभी इन मसलों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एहतियात इलाज से बेहतर है। रिपीटिंग द सेम पॉइंट अगेन कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ख्याल रखें, आपको किसी भी इशू का सामना है दांतों से रिलेटेड, तो प्लीज जल्द अज जल्द डेंटिस्ट से कंसल्ट करें और इलाज की जानिब आएं और जो भी उसका सोल्यूशन है उसकी जानिब बढ़ें। आतिर साहब की जानिब एक दफा फिर से हम आते हैं। दांतों के हवाले से तो बात हो रही है, गुफ्तगू तो चलती रहेगी, लेकिन शेरो शायरी जो है वो हमने रोकनी नहीं है। तो अब आप हमें क्या सुनाना जा रहे हैं? मैं आपको गजल से चंद अशार सुनाता हूँ। जी जरूर। लोग सब समाप्त कीजिएगा कि जी जी बिल्कुल। दरूने दिल खुदा जाने ये क्या इदराक होते हैं, कि दरूने दिल खुदा जाने ये क्या इदराक होते हैं, समंदर की सतह पे तो खसो खाशाक होते हैं। वाह। दरूने दिल खुदा जाने ये क्या इदराक होते हैं, समंदर की सतह पे तो खसो खाशाक होते हैं। और बज़ाहिर जो करें दावा हमेशा साथ रहने का, कि बज़ाहिर जो करें दावा हमेशा साथ रहने का, इरादे उन हसीनों के सदा नापाक होते हैं। इरादे उन हसीनों के सदा नापाक होते हैं। और यूं ही आतिर नहीं रोता बिछड़ के अपने दिलबर से, कि यूं ही आतिर नहीं रोता बिछड़ के अपने दिलबर से, जुदाई के सभी लम्हे बड़े गमनाक होते हैं। जुदाई के सभी लम्हे बड़े गमनाक होते हैं। और सबने ही अपने दिल से निकाला मुझे, कि सबने ही अपने दिल से निकाला मुझे, बस तेरे हिज्र ने है संभाला मुझे। क्या बात है। कि सबने ही अपने दिल से निकाला मुझे, बस तेरे हिज्र ने है संभाला मुझे। और दुश्मनों की मुझे अब जरूरत नहीं, कि दुश्मनों की मुझे अब जरूरत नहीं, इस तरह दोस्तों ने उछाला मुझे। क्या बात है। दुश्मनों की मुझे अब जरूरत नहीं, इस तरह दोस्तों ने उछाला मुझे। और उन पे कुर्बान सब मालो जर और मैं, कि उन पे कुर्बान सब मालो जर और मैं, कहते हैं मुस्तफा का जियाला मुझे। क्या कहते हैं मुस्तफा का जियाला। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। कैसा लगा डॉक्टर साहब? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मतलब इतने आसान अल्फाज के बंदा रिलेट कर सक रहा होता है। बहुत खूबसूरत। इसके अलावा अगर मैं आपसे जानूं कि हम हमारे ऑडियंस या हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक हमने आसानी से ये बात आसान अल्फाज में कन्वे करनी हो कि गजल और नज़म का क्या फर्क है, तो हम क्या बताना चाहेंगे खासकर नौजवानों को? गजल जो है ये पाबंद होती है काफिया और रदीफ की। गजल जो है वो उसको 5 या 7 अशार तक हम इसको मैक्सिमम आगे लेके जा सकते हैं। जो नज़म होती है उसमें काफिया रदीफ की पाबंदी नहीं होती। वो एक टॉपिक को लेके चलती है। जबकि जो गजल होती है, गजल का हर शेर जो है वो अपने मानी के हवाले से अलग हो सकता है, इसकी इजाजत है। लेकिन जो नज़म आप कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बेटी वाली नज़म सुनाई, वो नज़म थी, वो एक टॉपिक के ऊपर थी। वो आपको जितना भी लेंथ थी वो एक टॉपिक के गिर्द घूमेंगे। जो गजल है उसको आप देखिए, उसके हर शेर में खूबसूरती होती है। बिल्कुल, मैं यही फील कर रही थी। बिल्कुल यहीं से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि व्यूअर्स तक जो है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके इस पूरे शेरो शायरी के सफर की, तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है और आगे आपने क्या सोचा है? शायरी मुश्किल है करनी, मुश्किल है शायरी। नदीम नाजिर साहब कहते हैं कि पूरा मर्द मांगती है। आप कारोबार नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, आप बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। अगर आप शायर हैं, शायरी एक चूंकि तख्लीक का अमल होता है, तख्लीक करना किसी चीज को। आप देखें कोई भी अगर तख्लीक होती है वो बड़े मुश्किल प्रोसीजर के तहत होती है और उसमें बड़ी तकलीफ भी होती है। मुझे एक चीज मेरे ज़हन से भूलती नहीं है कि आप देखें जब एक माँ बच्चा पैदा कर रही होती है ना, वो तख्लीक कर रही होती है, वो कितनी अजियत में होती है। और ये शायर की जो फीलिंग्स होती है ना, जब वो तख्लीक कर रहा होता है, वो शायर ही समझ सकता है। तो शायर को बाकी शोबा जिंदगी को साथ लेके चलना एक खासा मुश्किल अमल होता है। लेकिन अगर फुल टाइम शायर बनना है तो ये मुश्किल है। रोजगार को भी लेके साथ चलना उसके लिए जरूरी होता है, जिसमें कहीं ना कहीं अगर एक अच्छा शायर बनने की उसके अंदर सलाहियत है और वो मसाइल में घिरा हुआ है, तो वो अच्छा शायर बनने में कहीं ना कहीं चूक जाता है, वो रह जाता है। क्या बात है। मैंने ये बहुत नोट किया है और जितने भी शायर हमारे शो में शरीक होते हैं, हमारे शो पर आते हैं, सेगमेंट में पार्ट लेते हैं, मैं हमेशा उनसे एक सवाल करती हूँ और वो ये सवाल ये है कि यंगस्टर्स का खासा रुझान है शेर व शायरी की जानिब। मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छी फीलिंग है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो अदब की जानिब आ रहे हैं, उनका यहाँ पर इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये देखकर आपको कैसा लगता है कि हर किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल आप देख लें शेर व शायरी से भरी है, कोई लिख रहा है और यंग एज में लिख रहे हैं। हम अपने शो में भी लाते हैं यंगस्टर्स को जो भी यूनिवर्सिटी लेवल पर है, कॉलेजेस लेवल पर है, स्कूल लेवल पर है, दे आर राइटिंग।
वो वाकई लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। सिर्फ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैं तो कोई नहीं होती उनको कहने वाली कुछ भी, लेकिन स्किल्स तो पॉलिश होती हैं। आप तमाम उम्र सीखते रहते हैं। तो आपको कैसा लगता है यंगस्टर्स को देख के और बिगिनर्स को देख के जो अभी शुरू कर रहे हैं और इतना इंटरेस्ट लेते हैं? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो भी शायर जो इब्तदा करता है वो कहीं ना कहीं से करता है। हमने भी कहीं ना कहीं से की थी। बिल्कुल। लेकिन उसमें आपके सवाल का ये जवाब है कि ये जो यंगस्टर्स हैं ये हमारे मुल्क का असासा तो हैं ही। डेफिनेटली इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉन एलिया की जगह पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। वो कितना पास जाते हैं, मीर तकी मीर जैसा बनने की कोशिश करेंगे, वो कितना कामयाब होते हैं। शायर जो होता है वो मुआशरे में अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। बिल्कुल। लेकिन वो बात हुई कि वो पॉलिश होना कहीं ना कहीं रह जाते हैं। हाँ। अगर अच्छा उस्ताद नहीं मिलता तो शायर जो है वो अच्छा शायर नहीं बन सकता। तो शायर को चाहिए कि वो अच्छा उस्ताद चुने और उसके साथ जो है वो उसकी सरबराही में उसके जेर साया वो लिखता चला जाए। देखिए, शायरी जो है ना, शेर जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, ख्याल और फन। ख्याल तो होते हैं, आपके पास भी ख्याल है, इनके पास भी ख्याल है, सब लोगों के पास ख्याल है, लेकिन उसको फन में ढालना ही शायरी कहलाता है। और वो जो फन है वो एक उस्ताद देता है। बहुत खूब। जब फन और ख्याल मिलते हैं फिर अच्छी शायरी तख्लीक होती है। ठीक है जी, शेर व शायरी के हवाले से बात हो रही है और शायर कौन होता है, कैसा होता है, और इस बारे में हम बात कर रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे विद द सेम डिस्कशन वी वर डूइंग। हम ओरल हाइजीन के हवाले से बात कर रहे थे, जो हमारे डेंटल इश्यूज हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन जो साथ साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। रोही एट 10 में शेर व शायरी की महफिल जारी है और ये महफिल हम अभी जो है वो कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि बहुत कुछ और भी है जो हमने आतिर साहब से सुनना है। और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद जुनेद हाशमी से, जो कि डेंटल सर्जन हैं। ओरल हाइजीन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हमें देखने में मिल रहे हैं और जो हमारे अपने इश्यूज हैं उनके बारे में एड्रेस करना और उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है ताकि हम सोल्यूशन जल्द अज जल्द निकाल सकें। सर, और कोई प्रॉब्लम्स और कोई डिसऑर्डर्स जो मोस्ट कॉमन आप देख रहे हैं और लोगों में उसकी अवेयरनेस नहीं है? अच्छा, सबसे बड़ी बात जो आजकल अवेयरनेस के हवाले से सेल्फ केयर रेमेडीज, घर बैठकर जो टोटके इस्तेमाल करते हैं, खुदारा ये ना कीजिए, ये ना करें। अभी मेरे पास रिसेंटली 2 पेशेंट्स आए, उन्होंने कोई फार्मूला बनाया, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा चीजों का, तो वो फार्मूला रिएक्शन कर गया। जब रिएक्शन कर गया तो बहुत ज्यादा सोजन बढ़ गई उनकी, बहुत ज्यादा उनके मसला बढ़ गया कि मुझे ऑपरेट करके 2 दाढ़ों की उनको कुर्बानी देनी पड़ी। वो इतनी गल चुकी थी। ऑब्वियसली जब आप अपनी मर्जी की चीजें डालेंगे, अब एक मैं आपको एग्जांपल और मिसाल देता हूँ। अब आपको एक रेसिपी दी गई है, आपने खाना बनाना है, आपने कहना है मैं ये चीज भी डाल दूं, मैं ये चीज भी डाल दूं, मैं ये चीज भी डाल दूं, तो टेस्ट कुछ और ही हो जाता। बिल्कुल। इसी तरह से अगर एक मेडिसिन है, उसका एक रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म है कि उसने उस बीमारी को, स्पेसिफिक चीजों को हैंडल करना है। जब आप उसमें अपनी मर्जी करेंगे, आप होम्योपैथिक भी डाल देंगे, एलोपैथिक भी डाल देंगे, आप जड़ी बूटियां, हर्बल प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, 4-4 चीजें यूज कर रहे हैं, तो इतना स्वेर मसला हो गया था। आप यकीन जानिए कि वो बंदा जो है, जब मेरे पास आया, वो फैमिली मेरे पास अप्रोच की उन्होंने, तो लिटरली वो अपने मुंह पर थप्पड़ मारते हुए मुझे कहता है कि मुझे दर्द से मैं करा रहा हूँ, इतनी वाइब्रेशन हो रही है कि मेरे सर में सुइयां चुभ रही हैं, आप खुदारा इसको निकालें या कुछ करें, मेरा दर्द से मुझे राहत दिलाएं। दैट वुड बी चैलेंजिंग फॉर यू? या दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। और उसमें ये हुआ कि अल्टीमेटली मुझे उसको सुन करके उसको प्रॉपर देखना पड़ा, आधा पौना घंटा मुझे लगा और मुझे 2 दाढ़ें उसकी निकालनी पड़ी। उसका नुकसान क्या हुआ, जो उसकी चीजें, वो साइड जो खाने में इस्तेमाल हो रही थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो इसलिए जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप, मैं ये नहीं कहता कि लौंग ना डालें या प्याज, वो टोटके हैं, तब अब शऊर, अवेयरनेस देखें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब शऊर और अवेयरनेस बढ़ी है तो लोगों का रुझान भी बढ़ा चीजों की तरफ। मेडिसिन और चीजें इतनी ज्यादा आपकी तरक्की हो गई है आपकी दुनिया में, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, कि आपको इन चीजों को खुद से नहीं करना। आप किसी समझदार बंदे, किसी डॉक्टर्स क्यों बनाए गए हैं या क्यों बन रहे हैं, इसीलिए बन रहे हैं कि अपने मुआशरे को पॉजिटिव वे में सर्व कर सके। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। लोगों को खुद चाहिए कि वो खुद जाकर डॉक्टर से पूछें कि डॉक्टर साहब
आइदर मैं ये चीज इस्तेमाल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरी सेहत के लिए बेहतर है भी या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एलर्जी हो जाती है कुछ चीजों से, आपकी बॉडी नहीं रेजिस्ट कर पाती, आपको कोई मसला होता है, बिल्कुल कोई एंटीबायोटिक ऐसी होती है, कोई मेडिसिन ऐसी होती है जिससे आपकी बॉडी सूट नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करेगी, मेरा जिस्म अलग रिस्पॉन्ड करेगा। बिल्कुल। तो हर बंदे का जिस तरह सोच डिफरेंट है, इस तरह बॉडी और उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ठीक है जी, ठीक है। हम चलते हैं आतिर अल्फिहानी साहब की जानिब, जो कि बिल्कुल तैयार है हमें कुछ और भी सुनाने के लिए। क्या सुनाने जा रहे हैं? जी, अभी लास्ट टाइम आपने कहा कि जो हमारी नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो इसमें बड़ा आ रही है सोशल मीडिया की वजह से। तो ये मेरी गजल जो है वो उन तमाम यंगस्टर्स के लिए है। वाह जी। डॉक्टर साहब आप भी यंग ही माशाल्लाह, आपके लिए कि काला लिबास आप ना पहना करें हुजूर, कि काला लिबास आप ना पहना करें हुजूर, लग जाएगी नजर मेरी पर्दा करें हुजूर। जबरदस्त। कि काला लिबास आप ना पहना करें हुजूर, लग जाएगी नजर मेरी पर्दा करें हुजूर। और एक उम्र थी कि हमसे भी सरजद हुआ था इश्क, अरे एक उम्र थी कि हमसे भी सरजद हुआ था इश्क, अब इश्क वो भी आपसे तौबा करें हुजूर। एक उम्र थी कि हमसे भी सरजद हुआ था इश्क, अब इश्क वो भी आपसे तौबा करें हुजूर। और करनी है बात आपसे यूं मुंह न फेरिए, कि करनी है बात आपसे यूं मुंह न फेरिए, मेरी तरफ ये खूबरू चेहरा करें हुजूर। क्या बात। मेरी तरफ ये खूबरू चेहरा करें हुजूर। और दिल को करार आएगा सुनकर ये चंद लफ्ज, कि दिल को करार आएगा, दिल को करार आएगा सुनकर ये चंद लफ्ज, मिलने का मुझसे झूठा ही वादा करें हुजूर। क्या बात है। कि मिलने का मुझसे झूठा ही वादा करें हुजूर। और गुस्से में आप और भी प्यारे लगे मुझे, कि गुस्से में आप और भी प्यारे लगे मुझे, एक बार फिर से वैसे ही गुस्सा करें हुजूर। ओहो। एक बार फिर से वैसे ही गुस्सा करें हुजूर। और देखे बिना वो आपको अब जी ना पाएगा, कि देखे बिना वो आपको अब जी ना पाएगा, आतिर से मिलने का कोई चारा करें हुजूर। कि आतिर से मिलने का कोई चारा करें हुजूर। काला लिबास आप ना पहना करें हुजूर, लग जाएगी नजर मेरी पर्दा करें हुजूर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। वैसे आपकी वाइफ को कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता ना? नहीं, स्टार्ट में उनको लगा आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन तो नहीं बन जाती? आप ये क्या किए जा रहे हैं, ये किन के लिए लिख रहे हैं? लेकिन वक्त के साथ साथ उनको पता चला कि ये जो चीजें हैं, चूंकि शायर जो होता है वो मुशाहदात करता है, बिल्कुल सोसाइटी के ऊपर लिखता है चीजें। बिल्कुल। सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, शेर अच्छा वो है कि मैं कहूं और आपको लगे ये तो मेरा था, यस, ये तो मैंने कहना था भाई। हाँ। तो जो शायर होता है वो आवाम की आवाज होता है, बेशक आपकी फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन होता है, वो पूरी आवाम की अक्कासी कर रहा होता है शायर। बिल्कुल, बहुत तो स्टार्ट में मिसिस को डेफिनेटली लगा ये चीजें, भाई ये आप किधर को जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो लेकिन वो समझदार हैं और समझ की इन चीजों को, कि ये चूंकि शायर हैं, शायर ने मुआशरे में रहना है और मुआशरे को स्टडी करना है, मुआशरे की बातें ही आगे लेके जानी, तो ऐसे ही हो रहा है। चैलेंजिंग रहा। लेकिन आपने ऑब्जर्व की होगी, मैंने भी ऑब्जर्व की, कि जो नई इन्होंने जनरेशन का शायर वगैरह की, उसमें मजा है, लुत्फ है। यस जी, देखिए वो एक, जब आप एक इंजॉय करके आप एक चीज लिखेंगे तो वो आपके लिए एक टेम्पटिंग होगी, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। अब जो पुरानी शायरी मैंने अपने बचपन में पढ़ी और देखी और लिखी और समझी, उसमें बड़ा वो जो वो था, क्या कहते हैं उसको, सीरियसनेस थी। तो वो चीजें बड़ी आपके लिए, फिर आपको वो बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। तो इन्होंने जिस तरह अंदाज बयान किया और जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया, मतलब इट्स वेरी गुड, बहुत खूब। एट द एंड डॉक्टर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को, अवेयरनेस से रिलेटेड, शऊर से रिलेटेड, कैसे ख्याल रखें, घर पर ही दांतों का ख्याल कैसे रखें? बस यही मैं कहूंगा कि आप अपना जो डेंटिस्ट के पास जाएं हर 3 मंथ के बाद, हर 3 मंथ के बाद रेगुलर या 6 मंथ्स के बाद रेगुलर विजिट करें, और मेहरबानी करके अपनी घर में बैठे हुए टोटके, सेल्फ के रेमेडीज ना इस्तेमाल करें। जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर आपको बताता है, दवाइयां जो चीजें आपको बताई गई हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, मेहरबानी करके ना कम ना ज्यादा, उसी के अकॉर्डिंगली आप इस्तेमाल करें, अपनी डाइट इंप्रूव करें, मल्टीविटामिन रूटीन में लें। कोरोना जब से आया कोरोना कर रहे हैं, ये हो गया नहीं, ये हमारी, मैं कहता हूँ नाअहली है। हम लोग चीजों को प्रॉपर वे में मल्टीविटामिन चीजें नहीं लेते, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त अल्टीमेटली डाउन जाएगी, हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो बस आप इन है। चीजों का ख्याल रखें। और डाइट, एक छोटा सा शॉर्ट सा मैसेज देते डाइट के हवाले से, क्या क्या चीजें ऐड बस डाइट आपने फ्रूट लें, दूध लें, आप बहुत ज्यादा खाने पीने में भी है कि रोटी एक अल्लाह ताला ने एक आपको बड़ी खूबसूरत नेमत दी है, उसके बगैर आपका पेट नहीं भरता, मैं समझता हूँ। आपकी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, प्रॉपर खाना लें, 2 रोटी 1.5 रोटी अपनी बॉडी के हिसाब से,
उसके अलावा दूध अपनी डाइट में रोजाना इस्तेमाल करें, चाय एक आधी दफा ले लें, ज्यादा चाय भी नुकसान देती है। फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स, आजकल सर्दियों का सीजन है, बिल्कुल बिल्कुल, एक मुट्ठी फायदा उठाएं सर्दियों के मौसम का और इसकी सौगात का। बस ये चीज बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आतिर साहब। एट द एंड कुछ तो होना चाहिए जी, कुछ और भी होना चाहिए, दिल नहीं भरा। चलें जी, ये आपका हुस्न समात है। चलें आपकी नजरी गजल के चंद शायर डॉक्टर साहब देखिएगा कि हजूम दोस्ता हो गिर्द अपने क्या जरूरत है, कि हजूम दोस्ता हो गिर्द अपने क्या जरूरत है, जो अपने साथ हो मुखलिस फकत दो चार काफी हैं। वाह 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 वाह। कि हजूम दोस्ता हो गिर्द अपने क्या जरूरत है, जो अपने साथ हो मुखलिस फकत दो चार काफी हैं, और मैं जीती बाजी हारा हूं मुझे इदराक है इसका, कि मैं जीती बाजी हारा हूं, मैं जीती बाजी हारा हूं मुझे इदराक है इसका, मेरे लश्कर में शामिल अपने ही गद्दार काफी हैं। मैं जीती बाजी हारा हूं मुझे इदराक है इसका, मेरे लश्कर में शामिल अपने ही गद्दार काफी हैं, और मेरे दुश्मन से कह दो कि तकल्लुफ ना करे हरगिज, कि मेरे दुश्मन से कह दो कि तकल्लुफ ना करे हरगिज, मेरे चाके गिरेबां को मेरे बस यार काफी। मेरे चाके गिरेबां को मेरे बस यार। दैट इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज द रियलिटी। फ्रेंड्स आर नॉट एनीमोर, मतलब आपके एनिमीज आजकल ज्यादा मुखलिस दो चार काफी। तो दोस्तों का हजूम रहना ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल, दोस्त एक हो दो हो लेकिन मुखलिस हो, जो आपके साथ चल सके। बिल्कुल, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एट द एंड नौजवानों के लिए कोई शॉर्ट सा मैसेज आपकी तरफ? शायरी करें लेकिन अपने घर को मुतासर होने से रोकें, और पहले रोजगार फिर शायरी। शायरी बहुत अच्छी है, अदब सीखें, अदब करेंगे और अदब सीखेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छे शायर बन जाएंगे। असातिज़ा का एहतराम करें और अदब लिखते जाएं, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शरीक हुए, पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताई, चाहे वो ओरल हाइजीन से रिलेटेड हो, चाहे वो शेर व शायरी से रिलेटेड हो। ऑल्दो कि मेरा गला थोड़ा सा खराब था, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हो गया है और मैं कामयाब हो गई। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सी यू सून, वेरी सून इंशाल्लाह। इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। अपने होस्ट महाजिबिन आबिद को इजाजत दें इस पैगाम के साथ कि दोस्तों का इंतखाब जब आप करें तो जरा सोच समझ के करें, बिकॉज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। महाजिबिन आबिद को इजाजत दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।